हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारा ऑन है और पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में और उसी के सॉल्यूशन की बात चल रही है जिसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे, मतलब एक केस कंप्लीट कर चुके थे। आज हम सेकंड बात करने वाले पार्ट 2। ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात की जाए तो हम 13 लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ और ये 14th लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 इसलिए लिखा है क्योंकि कंसेप्ट ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल है, क्योंकि पार्ट नंबर 1 जो था उसमें मैं कंसेप्ट ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल में पहला वाला कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। पहले वाला अगर आपको याद होगा तो आपको ये भी पता होगा कि हमारे पास जो फाई ऑफ एक्स था वो e की पावर x वाला पार्ट था, जिसमें हम डायरेक्ट d को रिप्लेस कर देते थे। जो e की पावर ax वाला जो पार्ट था, d इज रिप्लेस बाई a। और फिर उसकी बहुत सारी बातें थी। लास्ट क्लास वाला जो पार्ट था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आता भी है। आज हम सेकंड बात करने वाले हैं। आज का सेकंड पार्ट क्या है, ध्यान देखिएगा। जब आज की हम बात करने वाले तो आज की बात में क्या है कि अगर आपके पास साइन या कोसाइन का फॉर्म, अभी साइन लिख रहा हूं, बाद में कॉस भी लिख दूंगा, ये देखो कॉस लिखा हुआ। साइन का अगर फॉर्म है तो पीआई कैसे फाइंड आउट करते पता है आपके पास? ए की जगह डी, ए को डी में रिप्लेस नहीं करते। यहां पे हम करते क्या है, हमारा डी स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर से रिप्लेस, ये किसमें? एफ ऑफ डी में। सर अगर एफ ऑफ डी में डी स्क्वायर नहीं हुआ तो, डी स्क्वायर नहीं हुआ तो बनाएंगे डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते, माइनस ए का स्क्वायर नहीं, माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते। और फिर हम देखते हैं कि ये जो आपके पास जो टर्म्स है पुट करने के बाद ये जीरो ना हो, ये तो हम हमेशा ध्यान रखते हैं। और अगर ये जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया तो एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसा कि हमारा रूल नंबर 1 में भी हुआ था। रूल नंबर 2 है, जैसा हमारा रूल नंबर 1 में हुआ था। और फिर हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे और फिर से सेम प्रोसेस लगाएंगे, फिर से सेम प्रोसेस। इसका मतलब है कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि हमारा जो रूल 1 था वहां पे डी को ए से रिप्लेस करते थे और फिर चेक करते थे कि जीरो तो नहीं हो रहा है। अगर जीरो होता है एक्स का मल्टीप्लाई करते थे और फिर डिफरेंशिएट करते थे, कंटिन्यूअस प्रोसेस। यहां पे डी स्क्वायर का कंसेप्ट है। सेकंड चीज है कि सर ये साइन ए एक्स है, साइन एक्स प्लस बी या सिंपली साइन एक्स। अगर कॉस रहेगा तो भी सेम प्रोसेस। तो कॉस रहने से भी कोई इशू में चेंज नहीं होगा। तो कॉस रहे चाहे ये रहे, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा सीधे से अगर हम बात करें कि सर मेरे को सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो जब भी हम सॉल्व करने की बात करते हमको पता है कि यार ये जो है ये इक्वेशन दिख रहा है आपके पास, अगर ध्यान से देखा जाए तो बोले सर ये तो सेकंड ऑर्डर है। बिल्कुल, आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हो ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास बेसिक कंसेप्ट कितना अच्छा है। सेकंड ऑर्डर है, यस सर। कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल यही है। और ये आपके पास है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। जब भी नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है, मेरा जो सॉल्यूशंस होता है वो कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है सर? वाई सी एफ कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस वाई पी आई होता है। ये इन दोनों का एडिशन होता है। जब हम वाई सी एफ की बात करते हैं, जब हम वाई सी एफ कंप्लीमेंट्री फंक्शंस की बात करते हैं, तो मेरे को पता है कि सिर्फ मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेता हूं। मेरे को अगर मैं ध्यान से अगर मैं बात करूं कि यार यहाँ पे क्या है इस इक्वेशन में, ध्यान से देखा जाए तो मेरे को पता है कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये आप जानते हो बट फिर भी मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ कि ये हमको पता है कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑपरेटर है। इसका मतलब ये इक्वेशन कितना हो गया सर? ये डी स्क्वायर वाई हो गया। ये कितना हो गया भैया सर? ये 4y हो गया। और ये कितना हो गया? साइन 2x है। अब ध्यान से देखना, इतना मेरे पास है। अगर मैं बोलूं कि सर ये तो डी स्क्वायर प्लस 4 है, y बाहर है ये, और इक्वल टू साइन 2x है। अब मेरे को फाइंड आउट करना है कंप्लीमेंट्री फंक्शंस और पीआई, और दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। अगर मेरे को कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है तो क्या होता है सर? अगर हमको कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना, लास्ट क्लास में बहुत किया हम लोग, सर अगर मेरे को वाई सी एफ फाइंड आउट करना है, दैट मींस द कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना, तो क्या करते हैं हम ये करते हैं कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते समय में कि आप क्या कर दो, एफ ऑफ जो जी है उसको एफ ऑफ एम कर दो और जीरो पुट कर दो। एफ ऑफ डी को एफ ऑफ एम कर दो, रूट्स निकालना है तो जीरो पुट कर दो। तो क्या हो गया आपके पास? जो एफ ऑफ डी था ये डी स्क्वायर प्लस 4 है। एफ ऑफ डी क्या है? एफ ऑफ डी है सर डी स्क्वायर प्लस 4, बिल्कुल सही है। तो फिर एफ ऑफ एम कर दो और डी स्क्वायर प्लस 4, ये सब आपको आता है क्योंकि कंप्लीमेंट्री फंक्शन हम सीख चुके हैं। इक्वल टू जीरो भी कर दो, तो फिर आपके पास ये एम स्क्वायर, ये एम स्क्वायर प्लस 4
ये कर दी और इक्वल टू 0 क्योंकि हमको रूट्स फाइंड आउट करना है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई सर? m की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई। आप चाहो तो लिख सकते हो 0 प्लस माइनस 2 आई। तो आपको पता है अगर मैं बोलूं कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है तो YCF का आंसर कितना होगा? YCF का आंसर होगा आपके पास सर e की पावर 0 तो 1 हो जाता है, और ये हो गया C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। ये C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x ये चल रहा होगा कि बन। तो देखो YCF की वैल्यू आपके पास आ गई क्योंकि आपको पता है कि अल्फा प्लस माइनस बीटा होता है और इसकी वैल्यू 0 तो e की पावर अल्फा x होता है तो 0x तो 1 हो गया बाहर। तो ये तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन है और इसमें कुछ भी इशू नहीं है। इट्स वेरी सिंपल क्योंकि ये आपको ऑलरेडी आता है। बात कहां पे हो रही है कि ये हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमको आता है और हम प्रैक्टिस चालू है हमारी क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन में हमारा काम आता है। अब बात बचती है कि सर हमको तो पीआई की बात करना है। सेकंड अगर मेरे को बात करना है कि सर वाई पीआई की बात करना है तो वाई पीआई की बात क्या होता है? अब आपके पास फाई ऑफ एक्स है और एफ ऑफ डी, और अब ना यहां पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब मेरे पास केस नंबर डिफरेंट केस है और मेरे पास क्या है पता है आपके पास इस बार फाई ऑफ एक्स की वैल्यू कितना? साइन 2x। अब ये मेरे पास है साइन 2x और क्या एफ ऑफ डी की वैल्यू कितना है सर? डी स्क्वायर प्लस 4। यही था एफ ऑफ डी की वैल्यू सर, डी स्क्वायर प्लस 4। अब हमारा कंसेप्ट ये कहता है कि हमको करना क्या है, हमको डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ए स्क्वायर से, वेयर ए इक्वल टू कितना दिख रहा है आपको? वेयर ए इक्वल टू 2। तो जैसे ही मैं डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करूंगा, माइनस बाहर है और ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -4। अगर मैं ऐसा पुट कर दिया तो बताओ एफ ऑफ डी में क्या हो जाएगा? एफ ऑफ डी की वैल्यू आपके पास जो हो जाएगी, जैसे मैं पुट कर रहा हूं आपके पास इसमें डी स्क्वायर प्लस 4 है तो एफ ऑफ डी की वैल्यू कितनी होगी सर? एफ ऑफ डी की वैल्यू होगी -4 प्लस 4। ये जैसे आप पुट किया डी स्क्वायर की जगह ये, तो इस वाली इक्वेशन की वैल्यू कितनी होगी सर? -4 प्लस 4 ये तो 0 आ गया। और अगर ये 0 आ गया इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सर x का मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में sin 2x होगा, और एफ डैश डी क्या होगा? एफ डैश डी तो 2d होगा। इज दैट 2d? पता है क्या है? एफ डैश डी डिफरेंशिएट कर दिया, ये स्टाइल होता है। अब अच्छा एक और चीज अब इंपॉर्टेंट है कि ये तो x तो था, ये 2d है। जैसे ही 1/d हुआ तो d मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव 1/d मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो 1/2 तो है, बट 1/d का मतलब क्या हुआ पता है? इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x। इसका मतलब है कि जैसे ही मैं sin 2x को इंटीग्रेट करूंगा 1/2 आएगा और माइनस cos 2x आएगा। साइन का इंटीग्रेशन पता कितना रिजल्ट हो गया सर? -x/4 हो गया और sin cos 2x आ गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सर 1/d sin 2x का क्या मतलब हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। तो 1/2 इंटू sin 2x का कितना हो गया? -cos 2x। ये इसका मतलब होता है 1/d का। तो 2d था तो 2 तो था ही, और 1/d का मतलब ये निकाल लिया वो, तो -x/4। अच्छा अब ypi की वैल्यू ये आ गई, ये ypi की वैल्यू है, ये ypi की वैल्यू। तो अगर मैं बोलूं कि सर सॉल्यूशंस क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशंस क्या है, तो सर CF है प्लस PI। CF की वैल्यू कितना था? तो बोले सर C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, ये, और PI की वैल्यू कितना है? -x/4 cos 2x, और ये आ गया आपके पास y कंप्लीट सॉल्यूशन या सिंपली y ऑफ x। अगर बाउंड्री कंडीशन होगी तो हम इसमें पूरा पुट करते, अगर ये बाउंड्री कंडीशन होती है ना तो इसमें पूरा हम पुट करते हैं। जनरल सॉल्यूशन, यस सर जनरल सॉल्यूशन, ये हमारा एक जनरल सॉल्यूशन, इस वन इधर जनरल सॉल्यूशन। पता आपके माइंड में एक आधी जगह पे, एक जगह पे ये हो सकता है कि सर जब मैं यहाँ पे 1/d के साथ इंटीग्रेशन करूंगा तो कोई कांस्टेंट नहीं आएगा क्या? नहीं, जब कंप्लीमेंट्री फंक्शंस हम पहले लिख चुके हैं तो कांस्टेंट इज देयर। पीआई में कांस्टेंट नहीं आता, लेकिन गेट में एक बार क्वेश्चन क्या आ गया कि एक बार 1/d, अभी दिखाऊंगा मैं क्वेश्चन, 1/d लिखा था और वो लोग गलती से ऑप्शंस में एक कांस्टेंट भी रख दिए, पीआई के केस में कांस्टेंट रख दिए, वो उनका मिस्टेक था। पीआई के केस में कांस्टेंट नहीं आएगा। 1/d sin 2x को इंटीग्रेट करने से ऐसा नहीं कि अगर कांस्टेंट आ जाएगा। अगर आप बोलोगे कि सर मैं एक सर c लिख लूं क्या, तो मैं बोलूंगा नो प्लस से नहीं, ये नहीं होगा। गेट का क्वेश्चन दिखाऊंगा कि एक बार उनसे मिस्टेक, ये उनका मिस्टेक है, इसमें कभी भी नहीं आएगा आपके पास पीआई के केस में कोई कांस्टेंट की वैल्यू, चाहे 1/d क्यों ना हो। ठीक, ओके। तो ये मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशंस आ गया।
और ये आपके पास सी एफ प्लस पी आई हो गया। अच्छा, कभी कभी सिर्फ पी आई पूछ लेते हो लोग, तो फिर पी आई पूछेंगे तो हम डायरेक्ट पी आई से स्टार्ट कर देंगे, अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलेंगे। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है सर। अभी देखो आपके पास सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करता हूं तो मेरे को सी एफ और पी आई दोनों की बात करना है। ये तो डी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। अच्छा, आप देखोगे कि सर साइन 2x और cos x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? अच्छा, आपको फिर ये पता होना चाहिए कि 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है। तो सर 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी, हाँ sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी प्लस sin a माइनस बी, यही होता है। तो अब आपके पास 2 तो है नहीं, इसका मतलब है कि 2 अगर नहीं है तो sin a cos b का फॉर्मूला कितना हो गया? sin a cos b का सर 1/2 sin a प्लस बी और प्लस sin a माइनस बी, यही मतलब हुआ। यस सर। अच्छा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आपको हमेशा आना चाहिए, बेसिक जो 11 12 में पढ़ते थे। तो sin 2x cos x कितना हो गया? sin 2x cos x कितना हो गया? 1/2, ए की जगह 2, ए की जगह कितना है 2x, बी की जगह x है, तो ये हो जाएगा sin 3x और a माइनस बी 2x माइनस x, तो x, तो sin x, तो sin 3x और sin x, ये आ गया 1/2 के साथ। इतना पहला प्रोसेस हो गया है। तो ये हमको क्लियर रहना चाहिए कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले फॉर्म तो हमको पता रहे, कभी भी जरूरत पड़ सकती है हमको, कभी भी। ठीक है सर। अब मैं बोल रहा हूं कि देखो ये हमारे पास है, अब अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है आपके पास, तो डी स्क्वायर प्लस 1 है। अब मैं अगर मैं बोलूंगा कि एफ ऑफ डी की वैल्यू आपके पास, अब मेरे को पता है कि इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर मैं ध्यान से बोलूं कि सर कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, तो मेरे को पता है कि सर कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होगा प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। कंप्लीमेंट्री फंक्शन का कोई इशू नहीं है, डी स्क्वायर प्लस 1 है। कंप्लीमेंट्री फंक्शन का कोई इशू नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप एफ डी को एफ ऑफ एम पुट करते हैं और जीरो कर देते हैं तो बड़ा सिंपल हो जाता है, एम स्क्वायर प्लस 1, और एम स्क्वायर प्लस 1 है तो एम की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आई। अब इतना तो आपको आई चुका है कि सी एफ लिखना है, तो C1 cos x प्लस C2 sin x लिख दिया। ये C1 cos x प्लस C2 sin x, क्योंकि मेरे को पता है कि CF में आपको इशू है नहीं, CF का बड़ा गुड आइडिया, और CF टब भी नहीं होता, CF टब भी नहीं होता, तो इसलिए फटाफट हम CF की बात कर ली कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन तो यही आ गया। अच्छा, अब मेरे को पीआई की बात करना, बट मेरे पास दो फंक्शन है, दोनों साइन के हैं, तो अब मैं क्या करूंगा? वाई पीआई की बात करूंगा मैं, वाई पीआई की बात करूंगा मैं, और वाई पीआई की बात क्या होती है? फाई ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ डी। अब क्या है कि 1/2 तो बाहर कर देता हूं मैं, पता है कितना है? साइन 3x अपॉन एफ ऑफ डी की वैल्यू कितना है? डी स्क्वायर प्लस 1, फिर साइन x और डी स्क्वायर प्लस 1 है। ये देखना ध्यान से, ये अब मैं बोल रहा हूं कि डी स्क्वायर प्लस 1 है, तो मेरे को तो वैसे भी पता है कि डी स्क्वायर को रिप्लेस करना होगा। यहां पे आपके पास 3 से, तो इस जगह पे मेरे को क्या करना होगा? अगर मैं ध्यान से देखूं कि इस जगह पे मेरे को क्या करना होगा, तो पता है आपके पास डी स्क्वायर किससे रिप्लेस होगा? माइनस ए स्क्वायर से, और ए की वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो डी स्क्वायर रिप्लेस होगा -9 से, और -9 से अगर रिप्लेस होगा तो डी स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया? सर डी स्क्वायर प्लस 1 हो गया, -9 से रिप्लेस हो गए, यस सर, तो -9 प्लस 1, तो सर -8 हो गया। यहाँ पे कोई इशू? और सर ये जीरो भी नहीं है, बिल्कुल जीरो नहीं है, तो बहुत सही, एकदम गुड हो गया। जब मैं यहां पहुंचा तो मैं बोल रहा हूं यहां पे भी ऐसे होगा कि डी स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा -a स्क्वायर से, पर इस बार a की वैल्यू 1 है, तो -1 का स्क्वायर, मतलब ये -1 होगा। अब यहाँ पे है डी स्क्वायर प्लस 1। अब अगर मैं बोलूं कि डी स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप देखोगे तो -1 प्लस 1, ये तो जीरो आ गया। अगर ये जीरो आ गया तो पता है एफ डैश डी कितना होगा? सर एफ डैश डी होगा 2d, डिफरेंशिएट होगा और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगला स्टेप क्या होने वाला है? सर अगला स्टेप सर आप यहां लिख दो, सर वाई पी आई की वैल्यू जो आप लिख रहे थे 1/2 को बाहर रहने दो। क्या आपके पास साइन 3x बाई डी स्क्वायर बाई 9 है, तो ये -8 आ गया, तो सर ये साइन 3x बाई -8 आ गया सर, और यहां कितना आ गया? x का मल्टीप्लाई हुआ इन ब्रैकेट साइन x और डी स्क्वायर प्लस 1 का 2d आ गया, ये इतना आ गया आपके पास। अच्छा, अगर मैं बोल दूं कि सर ये 1/2 है, पहला वाला पार्ट साइन 3x, अब लिख लूंगा ब्रैकेट ओपन करके, -8 है, पता 1/d था आपके पास, तो साइन x का इंटीग्रेशन कितना आ गया? सर माइनस कॉस x, तो -x है cos x बाई 2, ब्रैकेट ओपन कर दूं तो कितना आ गया? सर -sin 3x
बाई 16 और ये आपके पास कितना आ गया प्लस x बाई 4 cos x। ये आ गया आपके पास y पी आई की वैल्यू। देखो जरा ध्यान से, कुछ टफ नहीं, बिल्कुल टफ नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं बोल दूं आपको कि सर कंप्लीट सॉल्यूशंस क्या होगा, तो वाई सी एस इज इक्वल टू वाई सी एफ प्लस वाई पी आई क्या हो गया भैया कंप्लीट सॉल्यूशन। सर सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था। और यहां से कितना आ गया सर -1/16 साइन 3x और ये कितना आ गया cos x x/4। अच्छा एक मिनट, आपके पास एक बार इंटीग्रेशन किया ना, हाँ x/4 cos x x/4 cos x इतने आ रहा है। यस सर, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, बिल्कुल ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन। इसमें बाउंड्री कंडीशन पुट करके हम क्या निकाल लेते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो ये जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, जो के ठीक है सर, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा, बहुत ही सिंपल है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब आपके पास सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन मेरे पास है। अगर मैं बोलूं कि देखो आपके पास y डबल डेस है और अगर मैं x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लूं, अगर मैं बोलूं कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरी चॉइस है, तो x को मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल p भी ले सकता हूं, तो x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया, ये मैं एज्यूम कर लिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये मेरी चॉइस है। तो इक्वेशंस क्या हो गया सर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया क्योंकि एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया, -9 डी वाई बाई डी एक्स हो गया, सिंपल वाई डेज था, इक्वल टू साइन 2x, फिर कितना था e की पावर 3x, ये तो हम पढ़ चुके हैं, और ये 100 है, किसी कांस्टेंट को भी हैंडल करना हम जानते हैं, इतना आपके पास है। अगर मैं डी ऑपरेटर की बात करूं तो क्या होगा सर, डी ऑपरेटर की अगर आप बात करोगे तो पता क्या होगा, ये डी स्क्वायर वाई होगा -9 dy होगा इज इक्वल टू साइन 2x प्लस ई रेस पावर 3x प्लस 100। ठीक है, मैनेज कर लेंगे अपन। यहां से अगर ध्यान से देखा जाए तो डी स्क्वायर -9d जो है एफ डी आ गया। अगर मैं ध्यान से बोलूं कि एफ डी कितना दिख रहा है आपके पास, तो डी स्क्वायर -9d, अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूं y, तो डी स्क्वायर -9d y आपके पास कॉमन। तो ये आपके लिखने के लिए, आप नोट्स अच्छे से बनाते हो इसलिए आपके पास एक अच्छा थॉट होना चाहिए, इसलिए मैं पूरी चीजों को लिखता हूं दिस वन। अब अगर मैं बोलूं कि सर अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, तो सर अगर मेरे को सी एफ निकालना है तो क्या हो जाएगा, अगर सर आप अगर बोल रहे हो कि कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू वाई सी एफ प्लस वाई पी आई, उसमें से भी अगर मैं वाई सी एफ की बात कर दूं तो क्या करते हैं हम लोग, एफ ऑफ डी इक्वल टू एफ ऑफ एम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, और ये आ गया आपके पास एम स्क्वायर -9m, तो एम स्क्वायर -9m इक्वल टू 0, एम कॉमन लिए m -9 आ गया। इसका मतलब देयर आर टू रूट्स, m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 9। तो बताओ आपके पास वाई सी एफ की वैल्यू कितना आ रहा है, वाई सी एफ की वैल्यू आ रहा है c1 ई रेस पावर 0x प्लस c2 ई रेस पावर 9x, और 0x मतलब 1 हो गया, तो c1 प्लस c2 ई रेस पावर 9x। जब एक रूट 0 होता है तो ऐसा आता है। ये CF आ चुका है, और CF हम जानते हैं इसलिए ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं CF की बात करने में। हमारा मेन फोकस क्या है सर, हमारा मेन फोकस जो है PI की बात करना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि YPI क्या होगा, तो YPI में मेरे पास 5x अपॉन एफ ऑफ डी होता है। इस बार मेरे पास 5x में 3 फंक्शन है, एक है साइन 2x, तो साइन 2x के साथ क्या पता आपके पास डी स्क्वायर -9d, डी स्क्वायर -9d, फिर कितना है e की पावर 3x है, e की पावर 3x है, उसके साथ भी डी स्क्वायर -9d। ठीक है, फिर 100 है, और 100 के साथ आप क्या लिख सकते हो पता, कांस्टेंट लास्ट क्लास में हम बात किए e की पावर 0 अपॉन डी स्क्वायर -9d। ये हमको दिख रहा है, यस सर, देखो जरा ध्यान से, डी स्क्वायर -9d था। ओके सर, अब अगर मैं ध्यान से अगर मैं बात करूं कि अब अगर मेरे को इसको देखना है कि अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो मैं इसमें बोल सकता हूं कि देखो आपके पास साइन 2x है, आपके पास डी स्क्वायर वाला पार्ट है, इसमें तो मैं क्या करूंगा, इस वाले हर एक पार्ट को अच्छे से हैंडल करना है। डी स्क्वायर को -a स्क्वायर करूंगा और 2 का स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर को मैं पुट कर दूंगा -4, डी स्क्वायर -9d कितना होगा, डी स्क्वायर -9d होगा -4 -9d, डी में पुट नहीं कर सकते आप, इतना ही होगा अभी।
अच्छा, यहां पे अगर मैं बोलूं कि यहां क्या होगा, तो सर यहां तो डी रिप्लेस हो जाएगा किससे पता है, 3 से। तो डी रिप्लेस हो गया 3 से, तो डी स्क्वायर माइनस 9d कितना हो गया सर, 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3। तो डी स्क्वायर माइनस 9d जो एफ ऑफ डी है वो हो गया 9 माइनस 27, तो सर माइनस 18 आ रहा है, और जो कि जीरो नहीं है, तो आपका सॉल्व हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। डी स्क्वायर माइनस 9 होता तो फिर जीरो आ जाता, लेकिन डी स्क्वायर माइनस 9d था, डी की जगह 3 पुट करते। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं कि सर यहाँ तो सर डी की जगह जीरो पुट करेंगे, तो जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो इक्वल टू जीरो आ गया। अगर जीरो आ गया तो एफ डैश डी कितना होगा सर, एफ डैश डी होगा 2d माइनस 9। अब एफ डैश डी में फिर से डी की जगह आप जीरो पुट करोगे, तो यह आ जाएगा जीरो माइनस 9, मतलब माइनस 9। क्या ये जीरो है? नहीं, ये भी काम अपना खत्म हो गया। तो एफ डैश डी तक एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ा बस आपको यहाँ पे, पहली बार में तो जीरो हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये वाला सॉल्व नहीं हुआ, पहला वाला, सेकंड और थर्ड सॉल्व हो चुके। तो अगर मैं बोलूं कि सेकंड वाले टर्म की वैल्यू कितनी आ चुकी है, तो सेकंड वाले टर्म की e की पावर 3x अपन आ चुका है माइनस 18। तो अगर मैं बोल दूं कि इसका आंसर कितना आ चुका, तो ये आ चुका है e की पावर 3x डिवाइड बाई डी स्क्वायर माइनस 90 में जब पुट किया तो माइनस 18, ये आ चुका है। तो ये अपना सॉल्व हो गया। अच्छा, ये कितना आ चुका है, ये आ चुका है, एक बार डिफरेंशिएशन किया तो x आया, और फिर 100 तो था ही, तो 100 e की पावर 0x अपॉन ये कितना है माइनस 9 आया, एक बार 0x तो 1 ही होता है, तो 100 माइनस 100/9, ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब बचा क्या आपके पास पहला वाला पार्ट। तो आपको पूरा फोकस है, क्योंकि आज हमारा जो केस है उसमें हम किस बात पे फोकस कर रहे हैं कि सर हम ये सॉल्व करना चाहते हैं, क्या, साइन 2x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 9d। जब हम डी स्क्वायर की जगह पुट किए थे तो -4 माइनस 9d आया था। ये बस समझना बहुत जरूरी है कि साइन 2x अपॉन कितना आया था, -4 माइनस 9d आया था, -4 माइनस 9d। अच्छा, ये इसलिए इंटरेस्टिंग है कि आप डी में तो पुट नहीं कर सकते, तो आपको करना क्या पता है, इसके आगे का जो स्टेप होता है बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि इसको आप रेशनलाइज कर दो, मतलब -4 प्लस 9d का मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर और नीचे। जब ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लिए तो a प्लस बी और a माइनस बी आ गया, तो a स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस बी स्क्वायर 81d स्क्वायर हो गया। ये तो -4 का स्क्वायर माइनस 81d स्क्वायर, इतना हमारे पास आ गया, और ये साइन 2x, ये इतना हमारे पास आ गया। इतना चीज को समझना है तो आपको क्या करना है, रेशनलाइज कर देना है। कैसे, -4 प्लस 9d का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, -4 प्लस 9d, तो -4 प्लस 9d, तो आप जैसे आप मल्टीप्लाई किए तो आपके पास ये हो गया, इतना दिखा आपको, यस सर। अब क्या है, डी स्क्वायर फिर से आ गया, तो मैं करने वाला क्या हूं, मैं इसमें फिर से ना ये 16 माइनस 81 डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करने वाला था, -2 का स्क्वायर। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, तो 16 माइनस 81 इंटू -4, तो 16 प्लस 81 32, और ये 4, 324 से 16 कितना हो गया, 24 30 340, ये 340 आ रहा है इतना टर्म। तो अब आपके पास कितना हुआ, अगर मैं ध्यान से देखूं कि ये कितना हो गया, साइन 2x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 9d। मैं आराम से इसलिए लिख रहा हूं कि आपको कॉन्फिडेंस अच्छा बना रहा है। -4 प्लस 9d तो था ही आपके पास, पार्शियल जब आप वो किए थे, रेशनलाइज किए थे, साइन 2x भी था, बट नीचे के पूरे टर्म की वैल्यू आ चुकी है 340। अब बचा क्या है, अब बचा है ब्रैकेट को ओपन करना, -4 में साइन 2x का मल्टीप्लाई करो तो -4 साइन 2x आ जाएगा। अच्छा, जब मैं d का मल्टीप्लाई करूंगा, d मतलब डिफरेंशिएशन, साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x होगा, 2 बाहर आ जाएगा, 9 पहले से, तो 18 हो गया, 9 और 9 इंटू 2 और cos 2x हो गया, बस इतना आ गया, और डिवाइड बाई 340, ये 340 आ गया। ये आपके पास इतना टर्म्स आपके पास आ गया रिजल्ट। इसका मतलब मेरे पास 3 टर्म्स थे, तो YPI की वैल्यू कितना आ रहा है, मैं ध्यान से बोलूं, क्या देखो YPI की वैल्यू कितना आ रहा है, तो YPI की वैल्यू आ गया आपके पास, YPI की वैल्यू 3 टर्म थे। ये जो पहला वाला टर्म आया है, ये आया -4 साइन 2x, फिर 18 cos 2x अपॉन 340। दूसरा टर्म कितना आया सर, दूसरा टर्म तो पहले स्टेप में आ गया था सर, -18 था, e की पावर 3x, तो माइनस e की पावर 3x बाई 18, और थर्ड कितना आ गया, थर्ड तो सर आपके पास जो आया था तो 100 आया था, 100/9, तो -100/9 और x भी आ गया,
तो माइनस 100x/9 और e की पावर 0x मतलब 1 होता है, ये वाई पी आई आ गया। अगर मैं बोलूं कि चलो कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लेते हैं कि कंप्लीट सॉल्यूशन या वाई ऑफ एक्स, याद रखना इस बात को, ये वाई ऑफ एक्स बाउंड्री कंडीशन पुट करने में बहुत काम आता है। तो वाई सी एफ प्लस वाई पी आई ऐसे होगा। यस सर। तो अब अगर मैं बोल दूं कि ठीक है वाई सी एस की वैल्यू कितना हो गया, तो वाई सी एफ की वैल्यू कितना था, C1 प्लस C2 ई रेस पावर 9x। वाई पी आई की वैल्यू कितना आ गया, ये 1/340 लिख लेता हूं और ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूं -4 sin 2x माइनस 4 sin 2x प्लस 18 cos 2x। अच्छा, इसमें ना पीआई में ना मिस्टेक होने के चांसेस इसलिए रहते हैं क्योंकि कैलकुलेशन रहता है, तो कभी थोड़ा बहुत अगर आप कुछ कर दिए तो मिस्टेक कभी कभी हो भी सकता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये आपके पास इतना, ये हमारे पास आ गया जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन आंसर, इतना पूरा बड़ा सा टर्म आ गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले रहा है, 84 तक पहुंच चुका। अगर आप ध्यान देखोगे तो मेरे नंबर्स एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन में 84 तक मैं पहुंच चुका हूं, नंबर चालू है मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन में। जब आप पूछते हो कि सर और कितने क्वेश्चन सॉल्व करें, कहां से करें, तो मैं बोल रहा हूं कि मैं वैसे भी इतने एक्सेस में पूरी बातें करते जा रहा हूं कि आप कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, सीधे पेपर अटेम्प्ट करते गेट का, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो आपके पास ये तो मेरे को पता है कि इसको अगर मैं ध्यान दूंगा तो dy बाई डी एक्स आपका डी ऑपरेटर हो जाएगा, तो डी स्क्वेयर वाई प्लस 4y हो गया। यस सर हो गया। cos 2x प्लस 4 आ गया, cos 2x प्लस 4 प्लस ई रेस पर माइनस 2x, बिल्कुल सही सर। तो डी स्क्वेयर प्लस 4 आ गया, इन ब्रैकेट y आ गया, cos 2x प्लस 4 हो गया प्लस e की पावर माइनस 2x हो गया। इतना दिख रहा है आपके पास। यस सर। अब अगर मैं बोलूं कि यार ये तो सेकंड ऑर्डर है और कांस्टेंट कोफिशिएंट है, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मेरे को सॉल्यूशंस मेरे को पता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्यूशंस क्या होगा, तो मेरे को पता है कि सॉल्यूशंस क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू होगा सी एफ प्लस पी आई, वाई सी एफ प्लस वाई पी आई होगा कंप्लीट सॉल्यूशन, यही होगा आपके पास। यस सर। अब अगर वाई सी एस प्लस वाई पी आई हो गया तो मेरे को तो वाई सी एफ निकालना, उसमें तो कोई इशू है नहीं। मैं तो बोलता हूँ कि वाई सी एफ जब आप फाइंड आउट करते हो ना, तो वाई सी एफ की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करते हो तो आप कुछ नहीं करते, एफ ऑफ डी को एफ ऑफ एम पुट करके 0 कर लेते हो, क्योंकि रूट चाहिए होता है। जैसे ऐसा कि आपके पास तो एम स्क्वायर प्लस 4 आ गया, और ये आसान है क्योंकि एम की वैल्यू प्लस माइनस 2i आ गया। तो अब आपके पास वाई सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, इतना आ रहा है। यस सर, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x इतना आ गया। ओके, अब अगर मेरे को पी आई की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मैं पी आई की वैल्यू फाइंड आउट करने चले जाता हूँ कि सर वाई पी आई अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो वाई पी आई का स्टाइल आपको पता है कि फाई एक्स होता है और एफ ऑफ डी होता है। क्या है फाई ऑफ एक्स की वैल्यू, cos 2x प्लस 4 है, cos 2x प्लस 4 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 हुआ। दूसरा क्या टर्म है सर, e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 हुआ। दोनों टर्म को अलग अलग आपको हैंडल करते आना चाहिए, दोनों टर्म को आपको अलग अलग हैंडल करते आना चाहिए। यहाँ पे जो डी स्क्वायर प्लस 4 है उसमें होगा माइनस, और डी की जगह 2 का स्क्वायर होगा प्लस 4। पता है डी स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू कितनी आ गई सर, 0 आ गई। डी स्क्वायर प्लस 0 आ गई, तो एफ डैश डी कितना होगा सर, एफ डैश डी होगा 2d, बस 2d होगा। इतना इतना आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है सर। यहाँ पे कितना आ रहा है सर, यहाँ पे एफ ऑफ डी की जगह सिर्फ पुट करना रहता है आपको -2, मतलब जो भी वैल्यू है। तो ये आ गया आपके पास -2 का स्क्वायर प्लस 4। याद रखना कि -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 प्लस 4 8 आ गया। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप माइनस बाहर और 2 का स्क्वायर कर दिए, क्योंकि इसमें डी स्क्वायर में ऐसा करते हैं तो पता चला आप बोले कि सर ये तो 0 आ गया सर, जबकि डी स्क्वायर प्लस 4 है, -2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, 4 प्लस 4 8 है, ये सॉल्व हो गया। और यहां पे ध्यान से देखा जाए तो ये भी सॉल्व हो चुका है। तो अगर मैं बोलूं कि वाई पी आई की वैल्यू क्या है, तो वाई पी आई की वैल्यू अगर मैं कलर चेंज कर दूं तो वाई पी आई की वैल्यू मेरे पास आ गई। क्या आ गई पता है वैल्यू, ये एक बार आपके पास हुआ डिफरेंशिएशन इसलिए x आ गया, और ये cos 2x प्लस 4 डिवाइड बाय पता कितना आ गया, 2d आ गया ये। और ये पता कितना आ गया, 1/8 था तो e की पावर -2x/8 आ गया। कभी कभी क्या होता है कि यहां अलग बातें हो रही है, आप सोचोगे डी स्क्वायर प्लस 4 में सर जैसे ये 0 हो गया वैसे वो 0 हो जाएगा, नहीं भैया वो कैसे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को पता है कि 1/d है तो ये इंटीग्रेशन होगा, और अगर वाई पी आई की वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना तो निकाल लिया मैं वाई पी आई की वैल्यू। कैसे निकला, वाई पी आई की वैल्यू
क्या था आपके पास सर, cos 2x का अगर मैं x/2 है और cos 2x का इंटीग्रेशन करूंगा तो sin 2x आ जाएगा और 1/2 भी आ जाएगा। तो ये आ गया सर x/2 था, x/4 आ गया और sin 2x + 4 आ गया। सर कैसे x/4 आ गया, 1/2 था, इंटीग्रेशन किया तो cos 2x का 1/2 और नीचे आ गया तो sin 2x + 4 हो गया और e⁻²x/8 आ गया। इतना आपको दिख रहा है। अच्छा, कंप्लीट सॉल्यूशंस क्या था, कंप्लीट सॉल्यूशन था YCF + YPI, यही था हमारे पास। अगर मैं बोलूं कि कंप्लीट सॉल्यूशन जिसको y/x, y ऑफ x इसलिए मैं लिखता हूं कि बाउंड्री कंडीशन में काम आता है। YCF की वैल्यू कितना था सर, C1, और आपके पास CF की वैल्यू कितना था, cos 2x, तो C1 cos 2x + C2 sin 2x, C2 sin 2x, और ये PI की वैल्यू कितना है आपके पास, x/4 cos 2x sin 2x + 4 sin 2x + 4 और e⁻²x/8। आंसर आ गया, यस सर, यही इसका जनरल सॉल्यूशन है। बिल्कुल सर, यही इसका जनरल सॉल्यूशन है। बाउंड्री कंडीशंस अगर होगा तो फिर आप बोल दोगे कि फिर अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज डिफरेंट, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बाउंड्री कंडीशन पुट करने के बाद जब विदाउट कांस्टेंट कोई सॉल्यूशन होता है उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है सर। अब ये 1996 IISc बेंगलोर है, मतलब आज से आप सोच सकते हो कि 25 और 4 30 30 ईयर्स पहले की बात है, लगभग 1996 36 ईयर पहले ये क्वेश्चन था आपके पास कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही पूछा था फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा था। तो हमको CF की जरूरत नहीं है क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा था आपके पास। अगर मैं ध्यान से इस इक्वेशंस में देखूं कि क्या क्या आपको दिख रहा है, वैसे नेक्स्ट पेज अच्छे से दिया होगा तो आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास ना यहाँ पे ना y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें कोई इशू नहीं है, और t इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर t इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो पता ऑपरेटर क्या होगा, dy/dt = d ऑपरेटर। इसका मतलब है कि पता है क्या हो गया, d² y हो गया, अच्छा हाँ, +3dy हो गया, फिर सर 2y हो गया, और ये आ गया आपके पास 5। अच्छा, ये dx था, ये गलती से लिख दिया है ना, t की जगह x है ना पूरे, ऐसा नहीं हो सकता कि t हो जाए x हो जाए, दिख रहा है आपके पास, तो ये मिस्टेक था। क्या मिस्टेक था, dy/dt, t इज द, ये क्वेश्चन में मेरा ऑपरेटर से मिस्टेक हो यहाँ पे, क्या कि x है भैया, x है, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और dy/dx इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब सही है, हाँ, 5 cos x, ये इतना है। इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि d² कॉमन ले लोगे तो d² + 3d + 2 और ये y इज इक्वल टू 5 cos x। अच्छा, आपको कोई भी कांस्टेंट क्यों नहीं दिख रहा विदाउट बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा मेरे से। अच्छा, कभी कभी क्या होता है पता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल को कुछ लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख देते हैं क्योंकि विदाउट कांस्टेंट होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम क्या बोलते हैं कि एक जनरल सॉल्यूशन में जब बाउंड्री कंडीशन पुट करते हैं उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। जब हम YPI फाइंड आउट करते हैं उसको पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं। तो एक्चुअल जो टर्म है पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आपके पास यहाँ पे इसलिए बोल दे रहे पर्टिकुलर इंटीग्रल को, इसलिए बोल दे रहे बिकॉज यहाँ पे कोई कांस्टेंट तो है नहीं, तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल दिया गया। बाकी एप्रोप्रिएट टर्मोलॉजी इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख दिया तो कुछ ऐसा नहीं हो गया कि कुछ क्राइम हो गया, बट मैं अगर होता तो इंटीग्रल ही लिखता। लेकिन कोई ऐसा मिस्टेक नहीं है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल दिया, सॉरी तो मिस्टेक कर दिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई मिस्टेक नहीं है, बट पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्यादा अप्रोप्रिएट है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्यों बोला है ये भी मैं बता दिया कि भैया विदाउट कोई कांस्टेंट जब हम किसी जनरल सॉल्यूशन को लिखते हैं तो उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। और पीआई जो है उसमें तो कांस्टेंट होता ही नहीं है। इसका मतलब है कि क्या पर्टिकुलर इंटीग्रल को कभी अगर चाहो तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख सकते, आंसर इज यस, ऐसा कर सकते। ठीक है, अच्छा हमारे पास ये आ गया। अब ये एक्स था, यस सर। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे को YPI लिखना है तो पहला स्टेप हो गया फाई ऑफ x अपॉन f ऑफ d, ये हो गया, यस सर। क्या था 5 cos x, यस सर, डिवाइड बाय कितना है d² प्लस 3d प्लस 2, इतना ही था आपके पास, देखो जरा ध्यान से, यस सर इतना ही था सर। अच्छा, अब मेरे को ये पता है कि यार ये जो वैल्यू दिख रही है आपको इस वाले में d² प्लस 3d में, d² प्लस 3d प्लस 2 में मेरे को पता है कि d² की जगह होगा माइनस और 1 का स्क्वायर प्लस 3d को तो कुछ करोगे नहीं, 2 को भी कुछ नहीं करोगे, तो फाइनली d² प्लस 3d प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया सर 1, ये -1 था, -1 प्लस 3d प्लस 2
इसका मतलब आ गया, ये आ गया सर 1+3D आ रहा है इतना, यस सर 1+3D आ रहा है, ठीक है ओके। अब अगर ये 1+3D आ गया आपके पास पुट करने के बाद, इतना दिख रहा है आपके पास, यस सर 1+3D आ चुका है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो ये 5 cos x है, और मैं जैसे ही आपके पास यहाँ पुट कर दिया, इसे पुट किया, तो ये आ गया 5 cos x, और ये जो डी स्क्वायर वाला पार्ट था ये आ गया 1+3D। ये अब तो सर ये डी स्क्वायर का टर्म नहीं है, अब तो डी स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो क्या करेंगे, अब हैंडल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, वाई पी आई निकाल रहा हूं मैं, उसको कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल दे रहा है तो कोई क्राइम नहीं हो रहा, नहीं बोलना चाहिए वैसे तो, बट 5 cos x है तो 1-3D मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे तो कितना हो गया पता है, 1-9D स्क्वायर हो गया। अच्छा हाँ, ऐसे बनाते हैं हम लोग, डी स्क्वायर का फॉर्म बनाते हैं, तो 5 cos x हो गया। फिर से मैं क्या करूंगा सर, फिर से आप क्या करने वाले हो, 1-9D स्क्वायर में 9 और डी स्क्वायर को आप पुट करने वाले हो -1 का स्क्वायर। ये इसमें कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, 1-9 हो रही है, -1 है, तो 1+9 हो गया, और इतनी छोटी सी बात में मिस्टेक होता है लोगों से नॉर्मली। तो वाई पी आई या वाई पी एस पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस क्वेश्चन में लिखा है, लिखा जा सकता है, कोई क्राइम नहीं है। तो 1-3D और ये 5 cos x था, और ये डिवाइड बाई 10 आ गया, तो 5/10 कितना हो गया, 0.5, यस सर। और 1-3D में ब्रैकेट ओपन करो, तो 1-3D, अभी ब्रैकेट ओपन कर दूंगा मैं cos x के साथ में, करूं, यस सर, 0.5 तो ये हो गया। अब 1 के साथ ब्रैकेट ओपन किया तो cos x हो गया, और 3D तक cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, -sin x, तो sin x हो जाएगा, माइनस माइनस तो 3 sin x हो जाएगा। अब जो 0.5 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ये वाई पी आई आ गया, जिसको आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बोल रहे हो, ये 0.5 का मल्टीप्लाई कर दो cos x के साथ, तो कितना आ गया सर, 0.5 cos x आ गया, ये आ गया आपके पास 0.5 cos x, तो 0.5 cos x, और 3 का मल्टीप्लाई कर दे 0.5 के साथ, तो 1.5 sin x, तो 1.5 sin x ये आ गया। तो 0.5 cos x और 1.5 sin x इतना आ रहा है, 0.5 cos x और 1.5 sin x, चेक कर लो आप, चेक कर लो, ए आंसर आ गया सर, है ना, 29-30 साल पहले का क्वेश्चन है, 1996 का है, तो ये आंसर आ गया आपके पास, 0.5 cos x प्लस 1.5 sin x। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई इशू नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ जा सकता है, कल आ सकता है, 2040 में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब गेट 1998 की बात कर रहा हूँ, देख रहा IIT दिल्ली का क्वेश्चन। अब आपके पास इक्वेशंस अगर आप देखोगे, तो फिर मेरे पास cos 2x दिखा, अच्छा इसमें सॉल्यूशन पूछ रहा है, और ये भी दिख रहा है कि सॉल्यूशन मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन दिख भी रहा है आपको ऑप्शन से। तो अगर मैं ध्यान से बोलूं, तो आपको पता है कि y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये d स्क्वायर d⁴ हो गया, d⁴y हो गया, माइनस y हो गया, इक्वल टू 15 cos 2x हो गया, तो ये आ गया d⁴ माइनस 1, और ये y इक्वल टू 15 cos 2x, ये इतना दिख रहा है आपके पास। अगर मैं बोलूं कि इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशंस हो गया y कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू YCF प्लस YPI। अलग बात है, बहुत पुराना क्वेश्चन, अगर मेरे को YCF की बात करना है तो मैं तो बिल्कुल बात कर सकता हूं। अच्छा, YCF की अगर मेरे को बात करना है तो मैं बिल्कुल बात कर सकता हूं। ये पे पहले YCF की बात कर देता हूं। YCF की अगर मेरे को बात करना है तो मेरे को पता है कि f ऑफ d इक्वल टू f ऑफ m पुट करेंगे, और इक्वल टू 0। क्या हुआ भैया सर, d की m की पावर 4, m की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है सर, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, 4 रूट्स आएंगे। जब आप m स्क्वायर माइनस 1 को 0 पुट करते हो तो पता है m की वैल्यू कितना आता है, प्लस माइनस 1 आता है, अनइक्वल रियल रूट्स। और जब m स्क्वायर प्लस 1 को 0 पुट करते हो तो m की वैल्यू आता है प्लस माइनस i। ये अब अगर मेरे को बोला जाए कि सर इसको लिखना है, तो मैं बोलूंगा c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x है। इसको लिखा जाए तो क्या होगा, c3 cos x प्लस c4 sin x, ऐसे लिखेंगे। तो अगर मैं पूरा का पूरा बोल दूं कि सर मेरे को तो YCF लिखना है, तो देयर आर 4 कांस्टेंट, c1 e रेस पावर x प्लस c2 e रेस पावर माइनस x प्लस c3 cos, पहले साइन बाद में कभी भी हो सकता है, मतलब c3 cos x प्लस c4 sin x।
इसमें कोई इशू, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। और ऑप्शंस में आपके पास अगर हम देखेंगे भी तो अच्छा बहुत पुराना क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपके पास मैच अच्छे से फ्रेम भी नहीं किया, तो ए आंसर आ चुका है आपका, क्योंकि सिर्फ सीएफ से आंसर आ गया। देखो ध्यान से, सिर्फ सीएफ से आंसर आ गया, क्योंकि बाकी देखो रूट्स 1 और -1 और कहीं नहीं था, इसलिए बहुत सिंपल था तो आ गया। बट ठीक, इट्स ओके, अभी तो हम आगे बढ़ेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि देखो हमारे पास तो ए आंसर आ चुका है क्योंकि सीएफ से आ चुका है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरे को तो वाई पी आई फाइंड आउट करना है, अगर मैं बोलूँ कि मेरे को तो वाई पी आई फाइंड आउट करना, तो वाई पी आई क्या होगा सर, फाई ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ डी। बिल्कुल, ये बात तो सही है। तो 15 cos 2x होगा अपॉन ये कितना होगा, डी की पावर 4 -1। अच्छा, अब अगर मैं इसको सॉल्व करने की बात कर रहा हूं कि मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो वाई पी आई की वैल्यू कितना होगा, देखना ध्यान से देखना भी आप। 15 cos 2x, आप तो डी स्क्वायर में जानते पुट करना, डी की पावर 4 है तो क्या होगा सर, डी स्क्वायर का स्क्वायर -1। ये अब क्या हुआ पता है, इस वाले में अगर आपका मन है रखने का कि सर डी स्क्वायर का स्क्वायर -1 है, डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी सर, -2 का स्क्वायर होगा, और उसका भी स्क्वायर है -1 है, -2 माइनस के साथ 2 का स्क्वायर 4, तो -4 हुआ सर, और उसका भी स्क्वायर हुआ और -1 हुआ, -4 का स्क्वायर 16 हुआ, -1 सर, ये 15 आ रहा सर। और अगर ये 15 आ रहा है पता है आपके पास, तो फिर वाई पी आई की वैल्यू आ चुकी है क्या, 15 पहले से था cos 2x, और ये आ गया 15। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि सर ये जानबूझ के 15 रखा गया था कि कैंसिल आउट हो जाए, और पी आई की वैल्यू सिर्फ cos 2x आ रहा है, वाई पी आई की वैल्यू सिर्फ cos 2x आ रहा है। इसका मतलब देखो आपके पास आंसर में अगर आप जाओगे तो आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ cos 2x आ रहा है, ये पी आई की वैल्यू है, ये वाई पी आई की वैल्यू है बस, cos 2x। तो हमारे पास आंसर आ गया, ए आंसर आ गया, ए आंसर आ गया हमारे पास, ये ए आंसर। इतना क्लियर रहना चाहिए हमको, कोई इशू नहीं, मेरे को तो लगता नहीं कि कोई इशू होगा, इट्स वेरी वेरी सिंपल। ये ईएससी 2024 का क्वेश्चन ले रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का, मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन भी कवर कर ले रहा हूँ, कोई ऐसा तो है नहीं कि अपन इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन होना चाहिए इंडिया का कोई भी एग्जाम। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ होना चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू प्लस 1y। अच्छा, आपको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो रूट्स है इसमें सीएफ नहीं पूछा। अच्छा, कई बार एएससी का क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ही अच्छे से लिखा नहीं होता है, सीएससी के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अपना खुद का स्टाइल अप्लाई करना पड़ता है, अच्छे से लिखते नहीं हो लोग। जैसे यहाँ पे देखो डी क्यू प्लस 1 है, और आपको पता भी चल रहा है कि कंप्लीट सॉल्यूशन है, कि आपके पास सीएफ पूछा है कि पीआई पूछा है, तो आपको देखो एक तो आपको दिख गया कि यार ये थर्ड ऑर्डर है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो थर्ड ऑर्डर है, इधर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास है कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ध्यान से देखा जाए तो आपको दिख रहा है कि नॉन होमोजीनियस है, इतना तो हमको दिख ही रहा है ना कि नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना तो हमको दिख ही रहा है, इसमें तो कोई इशू ही नहीं। अच्छा, अब अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, तो सर कंप्लीट सॉल्यूशन जो होता है वो सीएफ प्लस पीआई होता है। जब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम देते तो आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा कि फ्रॉम द ऑप्शंस, अगर मैं बोलूं कि फ्रॉम ऑप्शंस आपके पास पीआई पूछा गया है, कैसे पता चला सर, ऑप्शन से पता चला, फ्रॉम ऑप्शंस आपसे वाई पी आई की वैल्यू पूछा गया, वाई पी आई की वैल्यू पूछा गया, कोई इशू नहीं है, ऑप्शन से पता चल रहा है, दिख रहा, ध्यान दिख रहा है आपके पास, यस सर। अब आपके पास अगर मेरे को वाई पी आई की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है और मेरे को अगर निकालना है तो क्या होगा सर, देखो वाई पी आई की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या हो गया सर, ये होता है 5x अपॉन एफ ऑफ डी, यही होता है हमारा स्टाइल है, क्या है 5x के लिए cos 2x प्लस 1 है सर, cos 2x माइनस 1 है, और ये कितना है डी क्यूब प्लस 1 है। अच्छा, अब आपको पता है कि मेरे को करना क्या है, डी क्यूब प्लस 1 जो है उसको करना है डी स्क्वायर इंटू डी प्लस 1, यही करना है। और क्या करना है सर, डी स्क्वायर की जगह पुट करना है 2, तो डी स्क्वायर की जगह मतलब -2 का स्क्वायर, और ये डी तो था ही प्लस 1 है, क्या बचा पता फाइनली डी क्यूब प्लस 1 क्या बचा, थोड़ा स्मार्टली तो आपको डील करना पड़ेगा सर, -4d प्लस 1 बचा, मतलब 1 - 4d बचा सर। अच्छा हाँ, इसका मतलब वाई पी आई, अब आप जिस सिचुएशन में हो वहां से आपके पास सिचुएशन क्या है,
cos 2x माइनस वन तो था, लेकिन अब आपका नया जो टर्म है वो है 1 माइनस 4d। अच्छा 1 माइनस 4d है तो आपको पता है कि करना है क्या, डी में तो पुट कर नहीं सकते, आप क्या करने वाले हो सर, वो तो हमको पता है क्या करने वाले, बताओ कि सर वाई पी आई आप निकाल रहे हो ना, सर मैं 1 प्लस 4d का मल्टीप्लाई करूंगा सर, 1 प्लस 4d ऊपर और नीचे, तो इससे क्या होगा 1 माइनस 16d स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना था सर, ये cos 2x माइनस वन है, cos 2x माइनस वन है, बिल्कुल यही है। अब ध्यान से देखा जाए कि 1 प्लस 4d तो है ही, ये अब ये आपके पास हो गया cos 2x माइनस वन। अच्छा ये भी दिख रहा है कि जीरो हो नहीं रहा है, तो 1 माइनस 16 और डी स्क्वायर की जगह माइनस 2 का स्क्वायर, तो इसलिए डायरेक्ट पुट कर दिया क्योंकि जीरो हो नहीं रहा था। 1 प्लस 4d सबसे लास्ट में मैनेज करूंगा मैं। अच्छा ये कितना बचा, cos 2x माइनस वन के साथ ये कितना बचा सर, ये बचा है सर 2 का माइनस टू का स्क्वायर माइनस 4 है, माइनस 4 और माइनस 16 कितना हो 64 प्लस 64 हो गया, तो 1 प्लस 64 हो गया, मतलब 1 प्लस 4d बाई 65, ये 65 बाहर आ गया, 1 प्लस 4d है, और फिर से आपके पास एक है cos 2x माइनस वन, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, यस सर। अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो क्या होने वाला है सर, ब्रैकेट ओपन कर रहे हो तो 1 बाई 65 तो रह गया यहीं पे। अब मैं बोल रहा हूं कि 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो cos 2x माइनस वन ही आएगा, cos 2x माइनस वन ही आएगा, बट जब आप 4d का मल्टीप्लाई करोगे, डिफरेंस है cos का, तो माइनस साइन आएगा और 2 भी बाहर आ जाएगा, तो सर ये आ जाएगा माइनस 8 साइन 2x माइनस वन, बस हो गया। तो cos 2x माइनस वन माइनस 8 है, 1 बाई 65 है। अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो ये वाई पी आई की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, सर पी आई तो लिखा नहीं था, कैसे पता चला, जब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम देते हो तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या पूछा गया कई बार। तो cos 2x है आपके पास माइनस वन है, 65 है, 65 को देखिए ऑप्शन था, और बाकी सब पैरामीटर मैच भी कर रहे थे। अलग बात है कि बाकी सब पैरामीटर मैच भी कर रहे थे, तो कोई इशू है नहीं, ठीक इतना दिखा आपके पास, तो ये आ गया आपके पास। अच्छा आपके पास देखो रूल नंबर 3 पे अपन आते हैं, रूल नंबर 3 पे जब मैं रूल नंबर 3 पे आता हूं तो इसमें क्या देखना होता है पता है, कि अगर आपके पास अब देखो साइन और कॉस आपको हैंडल कर लिए, एक्सपोनेंशियल आप हैंडल कर लिए, अगला क्या बचा, एक्स का पावर एन है और एन बीइंग ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर एन आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है और अगर ये एफ ऑफ डी है, तो आपको पता है एफ ऑफ डी को ऊपर ले जाना इनवर्स के साथ, और इस एफ ऑफ डी के इनवर्स को आपको असेंडिंग पावर लिखा है, डोंट वरी फॉर दैट, आपको बाइनोमियल थ्योरम यूज करके आपको ऑपरेट करना है और बाइनोमियल थ्योरम को आपको यूज करना है। सर ये क्या बात हुई, कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। कैसे वेरी सिंपल, आपको बाइनोमियल एक्सपांशन पता होना चाहिए। आप अगर कैलकुलस पढ़े हो तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस वन, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है आपके पास, ये दोनों ही फर्स्ट और सेकंड, बट दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि 1 माइनस एक्स पावर माइनस टू और 1 प्लस एक्स पावर माइनस टू, ये 1 प्लस 2x, ये दोनों माइनस है आपके पास, तो प्लस 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 होगा, एक प्लस एक माइनस होगा तो माइनस प्लस इंटरचेंज हो जाएंगे, ये दोनों माइनस है तो प्लस 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 होगा, एक प्लस एक माइनस है तो इंटरचेंज होते जाएंगे। तो ये आपके पास 4 रिजल्ट है, उसमें से भी ये 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट 2 अगर मैं बोलूं तो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर ये थर्ड और फोर्थ बोलूं तो इंपॉर्टेंट ये। और अगर डी स्क्वायर सामने लिखा है और एक्स स्क्वायर, इसका क्या मतलब, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 2x आएगा, एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा। डी क्यूब है एक्स क्यूब है तो आपके पास कितना आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा। तो देखो ऐसा लिखा हुआ है कि जो जितने बार आप किसी फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हो और वही अगर फैक्टर है तो n फैक्टोरियल आ जाता है, ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल। और अगर आपके पास अगर ज्यादा बार डिफरेंशिएट कर रहे हो आप और एक्स की पावर n है लेकिन इसमें ज्यादा डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 0, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत वेरी बेसिक, आपको इसको कुछ याद नहीं करना है, ऐसी चीजों पे ज्यादा ध्यान भी देने की जरूरत नहीं पड़ता है, इट्स वेरी बेसिक। और आपको अगर याद नहीं है और बेसिक मैथ्स आता है तो जरूरत भी नहीं है, नो नीड टू रिमेंबर। बट ये फर्स्ट 4 जो रिजल्ट लिखे उसमें से भी शुरू के 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बाइनोमियल एक्सपांशन होना चाहिए। तो जब भी आप इस रूल नंबर 3 की बात करते हो और एक्स को हैंडल करते हो तो आपको बाइनोमियल एक्सपांशन की जरूरत पड़ेगी, और इस पे क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है क्वेश्चन। जैसे ये आपके पास है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर मैं सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दूंगा तो मेरा स्टाइल तो वही होगा, क्या सर डी स्क्वायर वाई, बिल्कुल सही, 3dy बिल्कुल सही, प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे होगा, यस सर। फिर डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और ये y इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर।
अगर मैं ध्यान से देखूं आपके पास कि एफ डी क्या आ चुका है, तो एफ डी है सर डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, इतना ही है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि यार ये तो आपका सेकंड ऑर्डर है, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इतना तो आपको क्लियर है कि सर ये तो सेकंड ऑर्डर है। हायर ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर से ज्यादा सेकंड ऑर्डर है। ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, मैं हमेशा कांस्टेंट कोफिशिएंट बोलता हूं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, इज द कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, कभी कभी ये वाली चीजें, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली चीजें, मैं देखता हूं कि कई बार कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, इस बात को लोग जल्दी इसे इग्नोर करते हैं। और नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड इज इंपॉर्टेंट। तो अब आपके पास पता है मेरे को इसको सॉल्यूशंस की बात करना है, तो मेरे को पता है कि कंप्लीट सॉल्यूशंस की अगर मेरे को बात करना है तो मेरे को नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस है, इसलिए मेरा जब सॉल्यूशंस होगा तो y कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू वाई सी एफ प्लस पी आई होगा, वाई सी एफ प्लस वाई पी आई होगा। और अगर मैं बोलूं कि चलो वाई सी एफ की बात करते हैं, तो वाई सी एफ की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, एफ ऑफ डी इक्वल टू एफ ऑफ एम इक्वल टू 0। ये एफ ऑफ डी इक्वल टू एफ ऑफ एम इक्वल टू 0। एफ ऑफ एम आपके पास आ गया एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2, ये तो m प्लस 1 और m प्लस 2, ये सिंपल फैक्टर है। तो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ m इक्वल टू -1 और -2, इतना ही आएगा आपके पास। अगर मेरे को सॉल्यूशंस की बात करना, इतना ही आ रहा आपके पास। अगर मेरे को सॉल्यूशन की बात करना कि वाई सी एफ कितना है, तो वाई सी एफ की वैल्यू आ गई c1 e रेस्ट पर -x प्लस c2 e रेस्ट पर -2x। इज वेरी सिंपल, ये तो आराम से होगी। अब मेरे को बात करना वाई पी आई की, जिसको मैं बोलता हूँ कि हम आज के लिए वही हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि वाई पी आई की बात करना है। फाई ऑफ एक्स है और एफ ऑफ डी है, और इसको हैंडल इसलिए अलग स्टाइल में करना है कि इस बार ये है एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा था, यस सर, फाई ऑफ एक्स के लिए एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 है। इसको हैंडल कैसे करते हैं देखना ध्यान से, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 है। जब भी आपको बाइनोमियल फॉर्म बनाना है तो आप पता कांस्टेंट वाले टर्म पे फोकस करो, पहले फोकस इस पे फोकस शिफ्ट करो, जो कांस्टेंट टर्म होगा इस पे फोकस शिफ्ट करो। तो क्या करोगे, 2 को बाहर निकाल लो, तो 2 को बाहर निकाल लिया, 2 को बाहर निकालिए। सिंपल आपके पास एक्स स्क्वायर है तो अपन ऐसा नहीं लिखते, अपन आराम से पहले लिख देते कि सर मैं क्या करता हूं कि एक्स स्क्वायर था ऊपर, हाँ सर, डिवाइड बाई, अब मैं बोलता हूं कि यहां से 2 निकालते हैं। अब ब्रैकेट लगाओ, तो 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, 3d डिवाइड बाई 2, दिस वन, ये स्टाइल होता है। तो वाई पी आई की वैल्यू हम फाइंड आउट करें, टफ कुछ भी नहीं है, बस लिखने का स्टाइल है। तो 1/2 तो बाहर आ चुका है, ऊपर से ये 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d की पावर 1 है, 1 है पावर, तो कुछ नहीं है, तो ऊपर गया तो 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d बाई 2 की पावर कितना हो गया, -1 हो गया। और इधर कितना है ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर। पता अभी हम रिजल्ट की बात कर रहे थे कि 1 प्लस एक्स की पावर -1 क्या होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ऐसा करके लिखना चालू करते हैं, दिस इज द स्टाइल। अब मैं बोल रहा हूं कि देखो अब हमको सीखना क्या है इसमें, वाई पी आई है, 1/2 को छोड़ दो यार, ये बाहर है। अब ये हो गया 1 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स, ये पूरा एक्स है, तो डी स्क्वायर प्लस 3d बाई 2, ये ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे, ये एक्स है। अच्छा, फिर एक्स स्क्वायर क्या होगा, इस पूरे का स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 3d बाई 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस, और ऐसा करके पूरे टर्म्स लिखे जाएंगे। आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी सर आगे की जरूरत, एक्स स्क्वायर है ना, देखो क्यों नहीं पड़ेगी, बता रहा हूं ना। वाई पी आई की वैल्यू पहली बार में जब भी हम सॉल्व करते हैं उसको थोड़ा सा केयर की नीड पड़ती है, क्योंकि पहली बार जब भी कोई व्यक्ति सॉल्व कर रहा है तो उसको थोड़ा सा देखना है, जब आप बार बार करते जाते हो तब इशू नहीं आता है। तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 3d बाई 2, ब्रैकेट हमेशा अच्छे से लगाना इसमें बाइनोमियल वाले में, और ये प्लस इसका स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये है, और ये था एक्स स्क्वायर। अच्छा, मैं बोल रहा हूं कि जब मैं वाई पी आई की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, 1/2 है। अब आपके पास अगर मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दूं, पता तो पहला टर्म क्या होगा, पता आपके पास, ये एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे। अब क्या हुआ, अब माइनस डी स्क्वायर करोगे, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, -1/2, तो ऐसा कर लो, ये ब्रैकेट डी स्क्वायर 2 बार डिफरेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर को, एक बार 2x आएगा और एक बार फिर 2 आ जाएगा।
और 3D है तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2x हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6x, बस इतना ही है। अब सोचो कि a प्लस बी का स्क्वायर है, d की पावर 4 करोगे डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का तो 0 आ जाएगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो ये 1/4 हुआ, देख लो d की पावर 4 है, d की पावर a स्क्वायर करोगे तो ये 0 आ जाएगा, b स्क्वायर करोगे तो 4 ले लियो बाहर, ये 9d स्क्वायर होगा, 9d स्क्वायर करोगे तो 9d स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 2x और 2, तो 9 इंटू 2 18 आ जाएगा, और फिर 2ab करोगे ना 2ab, तो ये 2 और 1 3, तो क्यूब आ जाएगा, d का क्यूब आ जाएगा, तो 6d क्यूब आ जाएगा, और d क्यूब को अगर डिफरेंशिएशन 3 बार करोगे तो भी 0 आ जाएगा, और आगे की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि आगे की टर्म और ज्यादा है, इसलिए जरूरत नहीं पड़ती है, बस इतना ही। देखो जरा ध्यान से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं बोलूं कि मेरे को अगर वाई पी आई की वैल्यू चाहिए तो ब्रैकेट ओपन कर दो, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 पहला टर्म, -1/2 था, -1 था, -1 था, और ये मल्टीप्लाई किया तो -1/2 हो गया, फिर आपके पास ये -3x था, तो इस मल्टीप्लाई किया तो -3x/2 हो गया, और फिर आपके पास कितना था 9/2 था, और ये आपके पास मल्टीप्लाई किया तो 9/4 हो गया, ये 9/2 था, तो 9 इंटू 2 1/2 से मल्टीप्लाई तो 9/4 हो गया। ये आपके पास पूरे के पूरे जो टर्म है, अगर मैं ध्यान से देखूं कि ये x² 2 तो x² का टर्म, ये -3x/2 ये वाला टर्म है, और -1/2 9/4 है, 4 एलसीएम लूंगा तो 2 आएगा आपके पास, तो कितना आ जाएगा सर -2 और +9 आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा, तो 7/4 आ रहा है, ये आ गया वाई पी आई की वैल्यू। और ये माना जाता है कि ये बड़ी गुड बात है, क्योंकि जैसे ही आप बाइनोमियल एक्सपांशन की बात करते हैं तो अच्छा मैथ्स माना जाता है इसको, कि सर ये तो अच्छा मैथ्स है सर, बिल्कुल अच्छा मैथ्स है। जब हम सीएफ फाइंड आउट कर रहे थे तब तो कोई इशू नहीं था। इसका मतलब है कि अगर मैं अभी कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करूंगा तो देखो कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया कि वाई कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू वाई सी एफ प्लस वाई पी आई। अब वाई सी एफ की वैल्यू क्या थी, वाई सी एफ की वैल्यू क्या थी, तो आपके पास 2 रूट्स है, तो c1 e रेस्ट पर माइनस एक्स प्लस c2 e रेस्ट पर माइनस 2x, और अगर आपके पास बोलूं कि कितना आ गया तो x² 2 आ गया, और फिर कितना आ गया -3x/2, और ये 7/4 है। ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन का आंसर आ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन का ये आंसर आपके पास, इतना आपके पास देखो सिंपली सॉल्व हो गया है। तो ओके, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, ठीक है, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। 86 एग्जांपल पे पहुंच चुके हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, और अगर मैं बोलूं कि देखो एफ ऑफ डी का फॉर्म पहले से दिया हुआ है, और हमको पता है कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, तो y कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू वाई सी एफ प्लस पी आई। और अगर आप बोलोगे कि सर वाई सी एफ निकालना है, तो मैं बोलूंगा कि यार एफ ऑफ डी को एफ ऑफ एम पुट कर लो और 0 पुट कर लो, खत्म करो इसको। तो आपको करना क्या है, इसी वाले को जो दिख रहा है m³ माइनस m² माइनस 6m इक्वल टू 0, अगर मैं m कॉमन ले लूं तो क्या होगा सर m² माइनस m माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर मैं फिर से देखूं तो एक तो m है, और यहाँ पे m² माइनस m माइनस 6 है, तो ये m माइनस 3 कर देता हूं मैं, और m प्लस 2 कर देता हूं। m माइनस 3 और m प्लस 2 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पता कितना आता है -3m और प्लस 2m, तो -m बचा -3, सही है एकदम। इसका मतलब देयर आर 3 रूट्स, m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 3 और m इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सर वाई सी एफ अब तो हम लिख दिए, कैसे c1 e की पावर 0x, c2 e की पावर 3x और c3 e की पावर -2x। ये और ध्यान से देखा जाए तो पहला वाला तो सिर्फ c1 हो जाएगा, c2 e रेस पावर 3x प्लस c3 e रेस पावर -2x। तो cf का तो प्रैक्टिस हो ही रहा है, आपको cf का प्रैक्टिस तो हो ही रहा है, क्योंकि हम तो cf की बात बार बार कर ही रहे। अब अच्छा, अब अगर मेरे को पी की बात करना है, अगर मैं बोलूं कि मेरे को वाई पी की बात करना है, तो वाई पी के लिए हम चले जाते हैं। क्या पी में x² + 1 है, x² + 1 है, डिवाइड बाई कितना आपके पास d³ है, माइनस d² और -60। तो यहां से कोई सोचेगा कि क्या करना है सर, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि x² + 1 तो था, यहां से -6d कॉमन निकाल लो,
अच्छा, जो भी सबसे लोएस्ट ऑर्डर रहता है। ये बच गया 1, इसको 1 बोल दिए, और फिर -6d था तो माइनस हो गया, और डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6d कर दो। ब्रैकेट अगर ओपन करोगे तो यही आएगा, -6d इंटू 1 -6d आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6d कैंसिल आउट, और डी क्यूब एकदम सही लिखा है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि इसको ध्यान से थोड़ा सा मैनेज करना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, -6d को लास्ट स्टेप में मैनेज करेंगे, उसके पहले देख लो क्या क्या है। 1 माइनस डी क्यूब है, डी से डिवाइड कर दो तो डी स्क्वायर बचा, डी से डिवाइड कर दो तो डी बचा, तो डी स्क्वायर माइनस डी बचा, और डिवाइड बाई 6 बचा। इतना ही बच रहा है क्या? यस सर, इतना ही बच रहा है। पावर कितना है सर? पावर तो 1 ही होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाई पी आई की बात है। अगर वाई पी आई की बात है और 1 अपॉन -6d है, जिसको सबसे बाद में हम डील करने वाले हैं, और कलर चेंज कर देता हूँ, ये गया ऊपर जाके -1 हो गया, ऊपर जाके -1 हो गया, पहले से माइनस है तो 1 प्लस एक्स डी स्क्वायर माइनस डी बाई 6, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस डी बाई 6 का होल स्क्वायर, ऐसा करके आएगा, और ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे आ रहा है कि नहीं, चेक करो। यस सर, ऐसे ही आ रहा है, ये 60। ठीक है, तो वाई पी आई की वैल्यू हमेशा इसमें कैलकुलेशन इसलिए होता है क्योंकि आपके पास टर्मोलॉजी ज्यादा है। तो -1 अपॉन 6d ये बाहर है, और ब्रैकेट में आपके पास कितना था, 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी बाई 6, यही था, प्लस डी स्क्वायर माइनस डी बाई 6 का होल स्क्वायर, और एंड सो ऑन, जरूरत नहीं पड़ेगी आगे की टर्म की, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही है। ठीक है, -1 अपॉन 6d जो सबसे लास्ट में हम हैंडल करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, 1 बाई 6 आ गया। ये ब्रैकेट में कितना आ रहा है, डी स्क्वायर 2 बार डिफरेंशिएट करो, 1 को तो 0, एक्स स्क्वायर को तो 2x, और 2 आ गया, तो 2 आ गया, माइनस डी 1 का 0, एक्स स्क्वायर का कितना आ गया 2x, तो 2 माइनस 2x हो गया। ये देखो ध्यान से, 1 बाई 6 तो बाहर था। अच्छा, अब ये 1 बाई 36 हो गया, डी की पावर 4 करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे, डी का स्क्वायर करोगे, डी का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, डी का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, और -2 भी करोगे तो क्यूब हो जाएगा, और इसलिए 0। इसको बोलते हैं गुड मैथ्स। अच्छा, अभी मैं पूरे तरीके से यहां तक पहुंचा नहीं हूं, बस अभी तो मेरे को देखना है कि क्या क्या हुआ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई 6 है तो 1 बाई 3 हो गया, और -2x है तो -x/3 हो गया, ये कितना हो गया, 1 बाई 18 आ गया। तो -1 बाई 6d और 18 अगर मेरे पास है एलसीएम, तो 18 प्लस 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 18, फिर -x/3 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आ रहा है भाई। कभी कभी इसमें मिस्टेक के चांसेस रहते हैं, आपको बस ध्यान देना है कि आप इतना अच्छा आपका फोकस हो कि मिस्टेक के चांसेस मिनिमम हो जाए। ठीक है, अब देखना वाई पी आई की वैल्यू, वाई पी आई की वैल्यू -1 बाई 6d कितना कितना था आपके पास, 18 और 6 24, 25/18, 25/18 -x/3 और एक्स स्क्वायर। अगर मैं बोलूं कि -1 बाई 6 रहने दो और 1 बाई डी मतलब इंटीग्रेशन कर दो, तो 25/18 इंटू एक्स हो गया, और इंटीग्रेशन किया तो -x²/2 हो गया, तो 6 आ गया, और फिर से इंटीग्रेशन किया तो x³/3 आ गया। अब मेरे पास -1 बाई 6 को ब्रैकेट ओपन करने का स्टेप, अब मल्टीप्लाई किया आपके पास, तो -1 बाई 6 है 25 है, तो ये आपके पास आ गया x, तो 18 36 72 और 36, तो -25 108, 6 इंटू 8 48, 8 आ गया 4 6 10, ये x माइनस प्लस हो गया x³/36 और फिर -x³/18, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया बट ठीक है, ये वाई पी आई की वैल्यू आ गई। और कंप्लीट सॉल्यूशन में आपको पता ही है कि सी एफ और पी आई को आप ऐड कर देते हो, तो जो सी एफ आपका आया था उसके साथ ऐड हो जाएगा, सिंपल। इसका मतलब है कि जब लास्ट स्टेप आप लिखोगे तो फिर वाई कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसको आप वाई ऑफ एक्स बोलते हो, उसमें से वाई सी एफ और वाई पी आई ऐड हो जाएगा और सिंपली सॉल्व हो गया, द जनरल सॉल्यूशन कंप्लीट। एक और आपके पास 87 एग्जांपल में पहुंच जाते हैं।
उसके बाद मेरा अंदाज से गेट का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। 87 एग्जाम्पल में पहुंच गए हम लोग। अब आपके पास दिख रहा है कि अगेन डी का फॉर्मेट में लिखा है, दिख रहा है आपको डी के फॉर्मेट में लिखा है। अगर मैं बोलूं कि मेरे को सॉल्यूशन स्टार्ट करना है तो मैं सीधे पहले स्टेप से लिख सकता हूं कि कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस प्लस पी आई लिख सकता हूं। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस में एफ ऑफ डी इक्वल टू एफ ऑफ एम इक्वल टू 0, ठीक है, ये बात तो आपको पता है। तो एफ ऑफ एम इक्वल टू 0 करोगे तो एम की पावर 4 माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0, और अगर मैं एम स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। और अगर मैं ध्यान से देखूं कि क्या रूट्स आया तो m की वैल्यू आ रहा है 0,0 और एम स्क्वायर माइनस 1 है तो +1 और -1 इतना आ रहा है। इसका मतलब है कि वाई सी एफ की वैल्यू, अब आप लिख भी सकते हो कि सर वाई सी एफ तो आ गया C1 प्लस C2x ई रेस पावर 0x प्लस C3 ई रेस पावर x प्लस C4 ई रेस पावर -x। फाइनली क्या बचा? फाइनली बचा C1 प्लस C2x प्लस C3 ई रेस पावर x प्लस C4 ई रेस पावर -x। ये बच गया आपके पास YCF। आ गया ना? यस सर। हमारा ऑब्जेक्टिव तो क्या था? हमारा ऑब्जेक्टिव तो पीआई निकालना था, जो कि हम अभी निकाल भी लेंगे कि सर वाई पीआई क्या होगा। तो वाई पीआई की वैल्यू क्या होगी? एक तो e की पावर 2x है, e की पावर 2x साथ एफ ऑफ डी लिख लो, d की पावर 4 माइनस डी स्क्वायर, ये पहला टर्म। दूसरा टर्म क्या है? साइन 2x सर, साइन 2x जो आज की क्लास में पढ़ रहे हो, जो पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, आज की क्लास में साइन 2x पढ़ चुके, डी की पावर 4 माइनस डी स्क्वायर। फिर अगला क्या टर्म है सर? x है सर, ये भी आज की क्लास में पढ़ रहे हैं, तो डी की पावर 4 माइनस डी स्क्वायर। मतलब इतने टर्म के बारे में आज हम जानते हैं, ये मतलब हुआ। ये 3 टर्म्स है, तीनों टर्म्स के बारे में हम जानते हैं, ये मतलब हुआ। अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो कुछ बड़ी बात नहीं है, e की पावर 2x है, तो यहाँ पे तो हम पुट कर देंगे। यहां पे इशू इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये डी की पावर 4 है माइनस डी स्क्वायर, डी की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 माइनस 2 का स्क्वायर। 2 की पावर 4 पता कितना होता है? 2 4 8 16 16, और 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 का स्क्वायर कितना? तो 4, 12 आ गया, और 12 नॉट इक्वल टू 0 हो गया। सॉल्व, ये हो गया। ये एफ ऑफ डी था, एफ ऑफ डी की वैल्यू, एफ ऑफ डी की जगह 2 पुट कर दिया अपन, ये आ गया। इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, जब आप यहां पहुंचते हो तो डी की पावर जो 4 है और माइनस डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर का स्क्वायर पुट करते हो और माइनस डी स्क्वायर पुट करते हो, ऐसे करते हो। अब डी स्क्वायर की जगह क्या होगा? -2 का स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर, माइनस डी का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये अलग गड़बड़ हो सकता है। 2 का स्क्वायर 4 -4, एक्चुअली -4 का स्क्वायर माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर नहीं है, 2 का स्क्वायर 4, तो ये -4 है। -4 का स्क्वायर 16 और -4 + 4, तो +4, ये 20 आ रहा है। चेक करेंगे आप कि डी की पावर 4 माइनस डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर था आपके पास, तो -4 बचा, -4 का स्क्वायर 16 आ गया, और ये -4 था डी स्क्वायर, ठीक है। यस सर, माइनस माइनस +4 20 आ रहा है। ये भी सॉल्व हो गया, तो ये भी सॉल्व हो गया, सॉल्व। अब यहां पे बचा आपके पास कि इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? x अपॉन माइनस डी स्क्वायर को कॉमन ले लो यार आप, तो 1 माइनस डी स्क्वायर हो गया। ब्रैकेट ओपन करो जरा सर, माइनस डी स्क्वायर ये और प्लस डी की पावर 4, बिल्कुल। फिर अगला स्टेप सर, x अपॉन माइनस डी स्क्वायर है ना, 1 माइनस डी स्क्वायर, तो अगला स्टेप ही सर ऊपर चला जाएगा सर। तो क्यों ना, आप ऐसा क्यों लिख रहे हो फिर? हाँ, आप ऐसा करो कि -1 अपॉन डी स्क्वायर जो है इसको रहने दो, और ये आ गया 1 माइनस डी स्क्वायर की पावर -1, और ये x भी है। -1 अपॉन डी स्क्वायर को बाद में हैंडल करना, इसको पहले हैंडल करो कि सर 1 प्लस डी स्क्वायर, फिर उसका पावर, तो ये 4, और ऐसा चलते जाएगा, और ये x है, और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बार भी नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार x ही आ जाएगा बस। तो बचेगा क्या पता आपके पास? बचेगा क्या? ये लास्ट सिस्टम में बचा आपके पास कि x अपॉन, वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, x अपॉन जो था d की पावर 4 माइनस डी स्क्वायर, -1 अपॉन डी स्क्वायर बाहर निकला था, क्या बचा था ब्रैकेट में? बाइनोमियल एक्सपेंशन के बाद सर x बचा था सर,
बाकी तो सब जीरो हो गए थे, सब जीरो हो गए थे। अब बताओ कि -1/d लिख लो और एक बार इंटीग्रेट कर लो d को, x को, तो सर x²/2 होगा। चलो ठीक है, चलो एक बार और इंटीग्रेट कर लो तो x³/3 होगा, तो 6 आ गया, ये -x³/6 आ गया सर। किसकी वैल्यू? सर इसकी वैल्यू x/d⁴ माइनस d²। अच्छा, तो ओवरऑल ypi की वैल्यू कितनी आ गई? ypi की वैल्यू देखो, पहला स्टेप तो तुरंत आ गया था आपका, कौन सा स्टेप? ये आ गया था 12, e⁻²x/12 आ गया, e⁻²x/12 आ गया। दूसरा sin 2x वाला भी बड़ा जल्दी आ गया था, 20 आ गया था sin 2x/20, तो sin 2x/20 ये भी बड़ा आराम से आ गया था। इंपॉर्टेंट था आपके पास बाइनोमियल वाला, जिसका रिजल्ट अभी आया आपके पास -x³/6, तो -x³/6 ये ypi आ गया। और ycf क्या था? ycf था सर c1 + c2x + c3 e⁻x + c4 e⁻⁻x, +1 और -1 था रूट्स लास्ट में, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यही था। हाँ ठीक है, और कंप्लीट सॉल्यूशन कितना आ गया? y कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू ycf + ypi, और इसी को आप बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन। इतनी सारी बातें जब डिफरेंशियल इक्वेशन आप ऐसा पढ़ते हो तो इतना बेहतरीन टाइप से आपको आना चाहिए। अभी 1996 की बात है, आईआईटी बेंगलोर का क्वेश्चन, और पर्टिकुलर इंटीजर लिखा है, इंटीग्रल है, अगेन आपके पास मिस्टेक, इंटीग्रल है, ठीक है, इंटीग्रल इज नॉट इंटीजर। द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन d⁴ और 4λ²v, और ऐसा आपके पास लिखा है। और मेरे को क्या नहीं निकालना है, मेरे को ना ये क्लियर हो चुका है कि मेरे को यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है आपके पास v, ये v, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x। इसका मतलब d/dx जो है ना वो डी ऑपरेटर, इसमें किसी को कोई इशू नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये आ गया d⁴v + 4λ²v इक्वल टू 1 + x + x²। और आपके पास अगर मैं ध्यान से देखूं तो d⁴ + 4λ⁴ और ये v और 1 + x + x²। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को ypi की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये आ गया आपके पास 1 + x + x² अपॉन d⁴ + 4λ⁴। आपको करना क्या है, 4λ⁴ को बाहर निकाल लो, तो 1 + x + x², 4λ⁴ को अगर आप बाहर निकालोगे तो 1 + d⁴ अपॉन 4λ⁴, और ये पावर 1 है, ऊपर जाके -1 होने वाला है, ठीक है, ओके। तो ypi क्या बाहर निकला था आपका सर? 1/4λ⁴ बाहर निकला था, और जब ऊपर इसको ले जा रहे थे तो माइनस था, 1 + d⁴ अपॉन 4λ⁴ और पावर -1 था। बट इसके ब्रैकेट के बाहर जो था वो था 1 + x + x²। टफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको लिखने का स्टाइल आपको आना चाहिए, नथिंग एल्स। अब क्या हुआ, 1 + 4λ⁴ है, ये 1 - x हो गया, तो 1 - x मतलब d⁴ अपॉन 4λ⁴ प्लस x², d⁴ अपॉन 4λ⁴ का स्क्वायर, फिर माइनस, और जरूरत नहीं है क्योंकि इतने बड़े टर्म कभी होता ही नहीं कि आपको इतना सारा डिफरेंशिएशन करना पड़े, आना सब कुछ चाहिए बट फिर भी। तो 1/4λ⁴ ब्रैकेट ओपन करने वाले हैं, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 + x + x² हो गया। अब d⁴ करोगे तो वो तो x² ही है, दो बार डिफरेंशिएशन हो सकता है, तीसरी बार तो 0 हो जाएगा। ये तो d⁴ है तो ये तो 0 हो गया, 0 + 0 और सब 0 0 हो गया। मतलब आंसर आपके पास बचा 1 + x + x² अपॉन 4λ⁴, और ये है ypi, द पर्टिकुलर इंटीग्रल इज नॉट इंटीजर, ypi ढूंढ लेंगे हम, आंसर मिल जाएगा। बी आंसर, बॉम्बे, ये बी आंसर आ गया। टफ था नहीं, बी आंसर बॉम्बे आ गया, सिंपल। 2016 अभी अभी का आईआईटी बेंगलोर का क्वेश्चन ले रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 120 पे पहुंच गया हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 120 120 इस चैप्टर में, जिस दिन से डिफरेंशियल इक्वेशन चालू किया हूं। तो द रिस्पेक्टिव एक्सप्रेशन फॉर द कंप्लीमेंट्री फंक्शन द पर्टिकुलर इंटीग्रल, एकदम परफेक्ट लिखा है कि भैया बोले रिस्पेक्टिव इक्वेशन है, पहला वाला कंप्लीमेंट्री फंक्शन है और सेकंड वाला जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल है, और ये आपके पास इक्वेशन है।
अच्छा, आपको दिख तो रहा है कि y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये बात तो मैं पहली क्लास से करता हूँ, और x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और d ऑपरेटर d बाई डी एक्स है। तो ये बेसिक बातों में कोई इशू भी नहीं है कि अगर मैं बोलूँ कि इसमें कोई इशू है, नहीं, इसमें कोई इशू नहीं होगा। ये तो मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे तो कुछ बातें हमसे मिस ना हो जाए, ठीक है, नहीं होगी। अच्छा, अब मेरे को पता है कि ये डी की पावर 4 प्लस 3d², ऐसे होगा, डी की पावर 4 प्लस 3d²। यस सर, बस इतना ही है। और y, यस सर, और 108x², इतना है आपके पास। अच्छा, ऐसा लिख के कई बार वो कंफ्यूज भी कर देते कभी कभी। अब मेरे को पता है कि अगर मेरे को CF फाइंड आउट करना है, जो बोले बोलो CF फाइंड आउट करना है, तो अगर मेरे को YCF की अगर बात करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, f ऑफ डी इक्वल टू f ऑफ m करके 0 कर दो। चलिए, ये बात तो आपको पहले से पता है। तो m की पावर 4 प्लस 3m² इक्वल टू 0, m की पावर 4 प्लस 3m², इतना ही आ रहा है आपके पास। यस सर, इतना ही आ रहा है। तो m² कॉमन ले लो, तो m² प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर मैं बोलूं इसके मेरे को रूट्स लिखने की नीड है, बताओ m की वैल्यू क्या लिखोगे सर, 0,0, प्लस माइनस √i√3। यस सर, लिखोगे ना। यस सर। तो अब क्या हुआ सर, ये हुआ कि CF की वैल्यू आ गई C1, ये रिपीटेड है, C1 प्लस C2x e की पावर 0x, प्लस ये है C3 cos √x, बीटा की वैल्यू √3, तो √3x प्लस C4 साइन √3x। अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं कि CF कितना आया, तो CF आ गया C1 प्लस C2x आया। हाँ, e की पावर 0x तो 1 होता है, C3 cos √3x प्लस C4 साइन √3x। cos और साइन पहले आगे पीछे लिखा जा सकता है, तो ये CF आ चुका है। अगर मैं बोलूं कि क्या ऑप्शन आ रहा है, तो C1 प्लस C2x C3 cos और साइन आगे पीछे लिखा जा सकता है, तो पहला तो सही दिख रहा है और दूसरा आपके पास गलत दिख रहा है, पहला तो सही दिख रहा है। C1 प्लस C2x C3 साइन √3x, ये D भी सही दिख रहा है, ये गलत दिख रहा है। तो मेरे को A और D सही दिख रहा है, C1 प्लस C2x है, cos √3x और sin 3x है। अच्छा, सिर्फ A और D में पर्टिकुलर इंटीग्रल का रिजल्ट अलग अलग लिखा है, बाकी CF दोनों में सेम लिखा है। तो A और D में से तो एक आंसर आना ही है, A और D में से एक आंसर आना है, क्योंकि CF निकालने के बाद तो आसान हो गया। लेकिन अब मैं PI में आने वाला हूँ, और 102 का x² है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को अब PI का आंसर लिखना है, क्या लिखूं PI का आंसर, लिखेंगे सर YPI की वैल्यू, YPI की वैल्यू क्या है, 108 x², बिल्कुल सही है, 108 x² है भाई, और D की पावर 4 प्लस 3d²। पता है इसको कैसे लिखेंगे, 108। अच्छा, इतना अच्छा आना ही चाहिए आपको कि आप बोल सको कि सर मैं 3d² बाहर निकाल रहा हूं, क्योंकि 1 बनाना है मेरे को, तभी तो मैं बारे में लगा पाऊंगा। तो 3d² तो 1 बन गया, और ये d² बाई 3 हो गया। देखो जरा सर, ब्रैकेट ओपन करो, 3d² और 3 कैंसिल आउट, D की पावर 4, बिल्कुल सही है सर। तो 1/3d² रहने दो, कलर चेंज करके रखे रहो आप। ये कितना हो गया, 1 प्लस d² बाई 3 की पावर -1 ऊपर जाके, और 108 x², 108 है स्पेसिफिक नंबर, ठीक है। 1/3d², अब आपको पता ना 1 प्लस एक्स की पावर -1, 1 माइनस एक्स, तो d² बाई 3, 1 माइनस एक्स है, प्लस x², D की पावर 4/9, माइनस ये x² x³ करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 पावर आपके पास ये करते गए 3 करते गए, तो 3 का स्क्वायर, 3 का 3 तो 27, ऐसा चलते जाएगा। लेकिन जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि 108 x² है। अच्छा, 1/3d² बाद में देखेंगे, अपन मैनेज करेंगे। ये कितना हो गया सर, 108 x² पहला टर्म, d² करोगे x² तो कितना आएगा, 2x और 2 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा, तो 108 था तो 216 डिवाइड बाई 3 आ गया यार, 108 था 2 बचा ना, और D की पावर 4 सर 0 आ जाएगा आगे, खत्म हो गया सब। अब ध्यान से देखो कि ये क्या बचा, ये YPI है। क्या टफ दिख रहा है, नहीं, लिखने का स्टाइल बस इंपॉर्टेंट है। YPI 1/3d² है, YPI की वैल्यू, YPI की वैल्यू 1/3d² है। ब्रैकेट में क्या बचा, 108 x² बचा, और क्या बचा सर, 3 से डिवाइड किए तो 92, नहीं 72 -72,
3 दूनी 6 और 21, हाँ 72 बचा। अब देखो ध्यान से कि अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1/3 d रहने दो और एक बार इंटीग्रेट कर दो, तो एक बार इंटीग्रेट करो तो कितना होगा 102 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, एक बार इंटीग्रेट किए -72x, ये एक बार इंटीग्रेट किया 1/3d है, बताइए कितना हो गया 339, 18 तो 36 x³ -72x। अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, डी रहने दूँ, 3 से डिवाइड करूँ तो कितना होगा 12x³ और 3 से डिवाइड करूँ तो 2 और 1 12, 3 दूनी 6, 1 12 3 24x, ऐसा आ रहा है। एक बार फिर से डी करो जरा, तो 12x⁴/4 -24x²/2, मतलब कितना हो गया 3x⁴ माइनस कितना हो गया 12x²। ये ypi की वैल्यू आ गई, ypi की वैल्यू आ गई, कितना दिख रहा है आपके पास 3x⁴ माइनस 12x², 3x⁴ माइनस 12x², ये आंसर। अब किसी के मन में आ सकता है कि सर ये आ गया, ये आ गया, और वाई दिस, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में, पर्टिकुलर इंटीग्रल में कांस्टेंट नहीं आता है, वो लोग हर जगह सी लिख के रखे थे। कभी कभी हो जाता है जो पेपर फ्रेम किया होगा तो जल्दबाजी में लगा होगा कि 1/d इंटीग्रेट कर रहे तो चलो एक कांस्टेंट लगा देते। अगर कांस्टेंट आता ही, देखो फिर से बता रहा, अगर कांस्टेंट आता ही तो क्या होता पता है, एक बार जब मैं इंटीग्रेट किया था, एक बार जब मैं इंटीग्रेट किया था तो एक बार कांस्टेंट आता, फिर से इंटीग्रेट करता तो फिर से कांस्टेंट इंटू एक्स हो जाता। तो एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है, नो कांस्टेंट, ठीक, एकदम क्लियर है एकदम। तो ए आंसर आ गया आपके पास, ये ए आंसर, ए ऑप्शन। और प्लस ही नहीं होगा, कांस्टेंट कभी भी नहीं आ सकता आपके पास, इस बात का ध्यान रखना। आईआईटी जो भी प्रोफेसर फ्रेम किया होगा उसकी मिस्टेक थी, तो डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। 121वें क्वेश्चन में हम लोग हैं और ये 2017 आईआईटी रुड़की का क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में सर बोला है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। सर डिपेंडेंट वेरिएबल तो सभी को दिख रहा होगा कि वाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा, दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखो टी दिख रहा है, देखो फंक्शन ऑफ टी है ना, फाई ऑफ टी है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टी है, इसका मतलब है d/dt इज द डी ऑपरेटर। इतनी छोटी छोटी बातें सब क्लियर रहना चाहिए, d/dt इज द टी ऑपरेटर। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को ypi की वैल्यू लिखना है, अगर मेरे को यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, तो पता क्या होगा d² - 4d + 3 और y, ये बाहर आ गया, इक्वल टू 2t - 3t², इतना आ गया। ये देखो d² - 4d + 3 और 2t - 3t, इसका तो ypi की वैल्यू कितना है पता है, ypi की वैल्यू ये फाई ऑफ टी है और ये एफ ऑफ डी, ये तो टी के फॉर्म में कोई सुनिए। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ypi की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो करेंगे ना अपन 2t - 3t² अपॉन d² - 4d + 3। अच्छा बाइनोमियल एक्सपांशन से ही बन सकता है, तो हम करेंगे क्या, हम बोलेंगे कि यार ये 3 बाहर ले लो, ये t², अच्छा 2t - 3t² तो था ही, ठीक है 2t - 3t² तो है ही, जैसे में 3 बाहर लिया तो 1 + d² - 4d/3 आ गया, ये इतना आ रहा है, यस सर, इतना आ रहा है, यस सर आ रहा है। तो अगर मैं बोल दूं कि नए पेज में भी सिलेक्ट कर सकता हूं, बट ठीक है, तो ये आपके पास ypi की वैल्यू हो गया 1/3, ये ब्रैकेट जब ऊपर ले गए तो कितना आ गया 1 + d² - 4d/3 पावर -1, और ये आ गया 2t - 3t², तो ये आ गया 1/3, 1 - x, तो 1 - d² - 4d/3 प्लस स्क्वायर, तो d² - 4d/3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस, और ये आ गया आपके पास सिस्टम, ये 1/3, ये कितना हो गया 2t - 3t²,
और ये था -1/3। अब डी स्क्वायर करोगे 2t को तो कितना आ जाएगा 2, और डी स्क्वायर करोगे 2 और फिर 0 तो 0 हो गया। फिर डी स्क्वायर करे -3t स्क्वायर का तो कितना आ गया -60, और फिर से डिफरेंशिएट किए तो 6 आ गया, तो -6 आ गया। फिर -4d कर रहा हूँ, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा आपके पास तो 2 आ जाएगा, और -4 था तो -8 आ गया। और फिर आपके पास 4d किया आपके पास -3t स्क्वायर को तो 3, अब -4 और -3 कितना हो गया 12 हो गया, और 12 इंटू 2 24t आ गया। ये 24t, ये उसके बाद 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9 है। अब d की पावर 4 करूंगा तो 0, फिर 4d स्क्वायर करूंगा, d क्यूब करूंगा तो भी 0। बट ये जो 4d स्क्वायर है तो 16 हो गया, और d स्क्वायर कर रहा हूँ 16d स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, d स्क्वायर करूंगा तो 0, और d स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 3d स्क्वायर, तो 60 -60 तो -6 आ गया। इतना आएगा आपके पास। यस सर, आएगा। -3d स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा 4d स्क्वायर, इतना ही आ रहा है। डी स्क्वायर किया, एक बार डिफरेंशिएट किया तो -60 आ गया, एक बार किया तो -6 आ गया। इतना है आपके पास ये। अब नया पे सिलेक्ट करके मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा क्वेश्चन हो गया, वाई पी आई की वैल्यू। ठीक है, चलो देखते क्या क्या हुआ। 1/3 बाहर है सर, 2t - 3t स्क्वायर, फिर -1/3 है सर, ब्रैकेट में कितना है -6 -8 है, 8 6 -14 प्लस 24t, -14 प्लस 24t है। ठीक है, और कितना है 1/9 है, 16 to 6 है तो -1/9 है, और 16 into 6 कितना है आपके पास 1/3 2t - 3t स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो प्लस 14/3 होगा, और 24t करोगे तो -8t आ जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। और 3 करोगे तो 3 और 2 हो गया, और 3 32, तो -32/3 कितने आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो 1/3 है 2t और -8t -6t -3t स्क्वायर, और 14 और -32 है, 32 में -10 गया तो कितना हो गया 22, 22 में से अगर 4 गया तो 18, -18/3 -6 आ गया। चेक करो, 32 था आपके पास तो 32 में से 10 गया तो 22 हो गया, और 4 और गया तो 18। ठीक है, तो -18/3 तो -6। अब ध्यान से देखो तो 3 का किया तो कितना हो गया -2t, 3 का किया तो -t स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है -6 है, तो 3 9 -2, ये आ गया आपके पास वाई पी आई की वैल्यू। अच्छा, ऐसी जगह में तो मिस्टेक होने के चांसेस है ही। अब ये देखना पड़ेगा कि पूरे टर्म सही आए कि एक आधी मिस्टेक आ गई, -2 -2t -t स्क्वायर सभी माइनस थे, ये आंसर सही है। चांसेस भी कम होते हैं ऐसे क्वेश्चन के आने के, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गिर जाता है इतनी सारी बातों को देखते देखते। ये आंसर आ गया। ये ऐसे क्वेश्चन बड़े गुड होते हैं, ये गुड क्वेश्चन, ये गुड क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आज का 2011 आईआईटी मद्रास का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 और आज का लास्ट क्वेश्चन। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो आपको दिख गया कि वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, यस सर, एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डी बाई डी एक्स इज द डी ऑपरेटर। ये दिख गया, यस सर। ये अब आपको दिख रहा है कि मेरे को अगर कंप्लीमेंट्री फंक्शंस और इस सब की बात करना है तो मेरे को तो ये भी दिख गया है कि सर y कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू वाई सी एफ प्लस पी आई होगा, वाई सी एफ प्लस वाई पी आई होगा, इतना ही होगा। अब मेरे को पता है कि मेरे को सॉल्यूशन निकालना है तो कंप्लीमेंट्री फंक्शंस भी आएगा। अब कंप्लीमेंट्री फंक्शंस भी आने वाला है आपके पास, तो मैं तो रूट्स की बात कर सकता हूँ। तो वाई सी एफ के केस में क्या होगा, अगर मेरे को वाई सी एफ फाइंड आउट करना है तो क्या होगा सर, एफ ऑफ डी इक्वल टू एफ ऑफ एम इक्वल टू 0 कर लो। इसका मतलब है कि एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0, तो m प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू -3, -3, तो वाई सी एफ की वैल्यू C1 प्लस C2x
ई रेस्ट पर माइनस 3x। ये क्या क्या आ रहा है, C1 प्लस C2x, C1x प्लस C2, सही है, एक बार माइनस 3x C1x प्लस C2। तो आपके पास दिखा कि सर ऑप्शंस क्या क्या मैच कर रहे हैं, तो C1x प्लस C2 ये तो नहीं कर रहा, एक बार माइनस 3x C कर रहा है, C1x प्लस C2 ये A और C दोनों कर रहे हैं, बॉम्बे और दिल्ली तो नहीं कर रहे हैं, तो A और C आपके पास सेटिस्फाइड कर रहा था, यहाँ से A आ गया और C आ गया। बट अभी आपके पास करेक्ट क्या होगा, उसके लिए मेरे को वाई पी आई की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं अपने लास्ट स्टेप में जाता हूँ कि वाई पी आई मेरे को निकालना है। क्या है भैया, फंक्शंस की वैल्यू। सर 9x प्लस 6 है, 9x प्लस 6 से डिवाइड बाई कितना है सर, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9, तो डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9। ध्यान देखा जाए तो 9x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 प्लस ये 6 है, ए की पावर 0x है, तो डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 ये सॉल्व हो गया। एफ ऑफ डी इक्वल टू 0 पुट कर लिए, तो 0 प्लस 0 प्लस 9 और नॉट इक्वल टू 0, तो सही है, सॉल्व हो गया। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा सॉल्व क्या आ गया, 1/9 6 e की पावर 0x, मतलब आंसर आ गया 6/9, तो आ गया 2/3। तो 2/3 किसी में आ रहा था, 2/3 किसी में, अच्छा ये आपके पास 2/3 इसमें आया। अब आपको देखना है कि पहले वाले टर्म में क्या आएगा, 2/3 तो इसमें आ गया, कहीं पे नहीं दिख रहा था 2/3, देखो ध्यान से कि सर 2/3 तो कहीं नहीं दिख रहा ए और सी में, तो चलो देखते हैं आगे। अब मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसकी वैल्यू, इस वाले की वैल्यू, ये वाली, तो 2/3 तो उसका आंसर। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से 9 निकाल लेता हूँ, तो 9x था, यहाँ से 9 निकाल लिया, तो क्या हो गया 1 प्लस डी स्क्वेयर प्लस 6d/9 हो गया। ये प्लस से कितना आ चुका, 2/3, इसको रहने दो, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, x अपॉन 1 प्लस डी स्क्वेयर प्लस 6d/9 ये प्लस 2/3 इज द वाई पी आई। ये अब ये आपके पास ऊपर जब जा रहा है वाई पी आई, तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 6d/9 की पावर -1, और ये आ गया आपके पास x प्लस ये कितना था 2/3। अब ध्यान देखना, अगर मैं बोलूं कि कितना आ गया, तो 1 माइनस आ गया डी स्क्वायर प्लस 6d/9 माइनस प्लस, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सेकेंड वाले टर्म की, बट फिर भी इसका स्क्वायर, ये होता है, लिखने का स्टाइल इज इंपॉर्टेंट, ये x और ये आपके पास 2/3, ये 2/3 जो आया था। अब देखिए ध्यान से, ये x ब्रैकेट के अंदर आया, तो x आ गया माइनस डी स्क्वायर, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/9 है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 6d करोगे तो कितना आ जाएगा, 6d एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 6 आ जाएगा, कितना आ गया प्लस 1/81, और ये डिफरेंशिएशन कितने बार भी कर दो सब 0 0 हो जाएगा, प्लस 2/3। ध्यान से देखो क्या आ गया, x माइनस 6/9 मतलब -2/3, बस खत्म, और उधर था 2/3, पता आपके पास क्या हो गया सर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा x, मतलब वाई पी आई की वैल्यू बचा x, वाई पी आई की वैल्यू बचा x, ये देखो वाई पी आई की वैल्यू बचा x। अच्छा वाई पी आई की वैल्यू अगर x बचा तो कहाँ पे आंसर था x, सर a और c में आपके पास था C1x प्लस C2। अच्छा ए भी तो नहीं आ रहा था यार, ये तो इसमें तो आ ही नहीं रहा था आपके पास, इसमें तो एक्स आ ही नहीं रहा था, ये भी तो गलत था, उसी समय गलत था, सिर्फ सी था आपके पास। अच्छा ये 0 नहीं हुआ ना पूरा पी आई, तो अब आपके पास आंसर आ गया एक्स, ये पी आई की वैल्यू, वाई पी आई की वैल्यू, तो आंसर इज सी, आंसर इज सी, आंसर आ गया। इसका मतलब है कि वाई पी आई की वैल्यू जो था वो आ गया आपके पास, तो वाई कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू वाई सी एफ प्लस वाई पी आई, तो C1 प्लस C2x, C1 प्लस C2x e रेस्ट में -3x, अब कोई कांस्टेंट आगे पीछे लिख दिया तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये प्लस x आ गया, द वाई सी एस या सिंपली y ऑफ x, ठीक, द जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन। तो देखो आपके पास पी आई वाले 3 फॉर्मेट हो चुके हैं अभी तक,
एक एक्सपोनेंशियल, एक साइन कोसाइन वाला दूसरा फॉर्मेट, और एक एक्स की पावर वाला जिसमें आप बाइनोमियल एक्सपांशन लगाते। तो आज मैं ये भी कंप्लीट कर दिया। तो ये सब आते हैं आपके पास, इतने फॉर्मेट आना चाहिए, और जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उतने मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद आपको जरूरत नहीं कि आप और भी चीजों को करो। डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं लगभग ट्राई कर रहा हूँ कि आपका प्रैक्टिस, रिविजन सब कुछ हो जाए और आपको नीड ना पड़े। ठीक है, अगली क्लास में 1-2 केसेस और लेंगे, तो ये फिर हमारा पीआई वाला पार्ट भी खत्म। 1-2 केसेस और कवर कर लेंगे तो पीआई वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।